हेलो एवरीवन, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाइएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तैयारी कैसी चल रही है, पहले तो ये बताओ। बढ़िया। थोड़ी सी एंजाइटी, घबराहट हो रही है ना अभी, जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आता जा रहा है, हो रही है ना? होने दो बेटा, चलने दो बेटा, ये तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा ना तो अपने आप सही हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। जल्दी से आ जाइएगा फटाफट से, जल्दी से, तुरंत। जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, फटाफट से आ जाइएगा, क्योंकि अपन स्टार्ट करने वाले हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल? आवाज आवाज सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया से। यार तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे, क्या बात है? क्या स्लाइड वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही है क्या? स्लाइड वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे डाउट्स नहीं आ रहे, क्या चक्कर है? हाँ, यहाँ पर तुम्हारे डाउट्स नहीं आ रहे, क्या चक्कर है? ये डाउट्स ही नहीं आ रहे इसमें तो। देखो जल्दी से चेक करो, क्या डाउट्स वगैरह आ रहे हैं क्या? एक बार इस पे डाउट वगैरह सेंड करो, एक बार देखते हैं, जरा चेक करते हैं। यार ये डाउट्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे रिसेंट में? हेलो, डाउट्स वगैरह नहीं आ रहे रिसेंट में, देखो एक बार। देख रहे हो क्या? नहीं, नहीं हो रहा, या तो बैच चेंज करूं क्या, बताओ एक बार चेक करके। अच्छा, आ गए हैं, चलो। अब आ गया है। चलो भाई, लगभग आ गए हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अब जरा एक बार जरा स्टार्ट कर दे। क्लियर है? 100%। चलो भाई, फटाफट से पहले तो ये एक छोटा सा काम कर दो, जो हम हमेशा हमारी क्लास के अंदर करते हैं, शुरुआत करने से पहले ही कर दो तो मजा ही आ जाए। मतलब कहना ही क्या हो। आप लोग सच में ये काम कर दो जो मैंने आपसे बोला है कि आपको क्या काम करना है। मतलब अगर दिल आपके पास है तो वो जो बटन दिख रहा है ना बेटा, उसके ऊपर सिर दे के मारो, मजाक कर रहा हूँ। उसके ऊपर ऐसे फिंगर से टिप करोगे तो वो दिल बन के आएगा। लगभग 100-200 के आसपास कर दो, 200 कर सकते हो, 500 1000 भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम फटाफट से चालू कर देते हैं, इतने और बच्चे भी आ जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्या ही लोड नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो तुम ये वाला काम करते रहो और मेरी बात सुनते रहो। मैं जरा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे चल लेता हूं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हों जो उस टाइम प्रेजेंट नहीं हो क्लास के अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं, वैसे भी मैं रिवीजन ही करवा रहा हूं तो कोई लोड नहीं है। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं। आप लोगों ने बोला है हर्षित सर थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी करवा दो, चाहे पूरी थ्योरी भी नहीं, एटलीस्ट थोड़ी बहुत थ्योरी भी अगर हमारी हो जाएगी तो हम आसानी से उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना आगे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो मैं थ्योरी पूरी बताने की आपको कोशिश 100% करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है? प्रकाश है ना? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। अच्छा, मैं साथ साथ चाय पी सकता हूँ? थोड़ा सा गला खराब है तो चाय पी सकता हूँ ना? हाँ ठीक। आज हमें जो भी चैप्टर पढ़ने हैं, उससे पहला चैप्टर हमने पढ़ना है जीव जगत का वर्गीकरण। देखो मैं आपको एनसीईआरटी और नोट्स दोनों से ही ये वाले चैप्टर पढ़ा सकता हूं, मगर आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा। एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है मेरे साथ साथ। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था और एक प्रॉमिस लिया भी था। मैंने आपसे कहा था कि जो भी चैप्टर मैं आपको करवा दूं वो आपको मेरे साथ साथ ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है भैया? आ जाओ बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में। और जीव जगत के वर्गीकरण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे पास, वो क्या है? वो है एग्जैक्टली चैप्टर। और हम लोगों को चैप्टर जरूर पढ़ना है। देखो हम लोग ये वाली चीज जानते हैं कि हम लोगों ने जीव जगत के बारे में पूरी अच्छे से बात कर ली थी। ठीक है? नींद बहुत आती है आज। मैं बिल्कुल बात करूंगा आज नींद के बारे में, प्यार के बारे में,
दिल टूटने के बारे में, सबके बारे में बात करूंगा, मगर पहले थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, फिर सबके बारे में बात करूंगा। और जिसका बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे। मैं एक बार चैट ब्लॉक कर देता हूं, नहीं तो तुम पढ़ोगे नहीं ना पढ़ने दोगे, ठीक है। और इस टाइम चैट ब्लॉक है, प्लीज कोई भी बच्चा टाइप मत करना। सुनो भाई, ये जो चैप्टर हमारे पास आज है, इस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, कि आपको जीव जगत को किस तरीके से वर्गीकृत करना है। अब देखो, जीव जगत की अगर बात की जाए तो जीव जगत का वर्गीकरण करना अपने आप में बहुत आवश्यक होता है। और ये वाली चीज हम सजीव जगत नाम के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हमने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है और पढ़ ली है कि हम लोगों के पास एक बहुत ही बड़ा वाला पादप और जंतु जगत का एक संसार है। अब इसके अंदर से हमें जंतु जगत भी पढ़ना है, पादप जगत भी पढ़ना है। मगर बेटा हुआ क्या, जब शुरू शुरू में बायोलॉजी का विकास हुआ था ना, तब केवल कोई भी इंसान था वो केवल दो ही चीज बोलता था। वो कहता था या तो ये पादप है या ये जंतु है। मगर आप लोगों को पता है कि प्रकृति में इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग चीजें पाई जाती है। अगर मैं आपसे एग्जैक्टली बात करूं तो पादप और जंतु के अलावा भी आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो पादप और जंतु के अलावा हमें मोनेरा देखने को मिलता है, हमें प्रोटिस्टा देखने को मिलता है, हमको कवक यानी कि फंजाई देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के। मेरी बस बात सुनना, आपको देखो नोट नहीं करना है। दो तीन चीजें जो बच्चा आज से मेरी इस वाली क्लास में आया है मैं आपको बता देता हूं। मेरे बाद आपको बस एक बार रिवाइज करना है पूरे चैप्टर का, पहली बात। दूसरी बात, हर्षित सर थोड़ी बहुत क्वेश्चंस वगैरह तो आप करवा देते हो। बेटा एक बात समझना, मैं शायद आपके पास यहाँ पे लिमिटेड टाइम है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आज से लेकर रेगुलर आपकी क्लास जब तक एग्जाम हो तब तक क्लास लो, कि मुझे पता है डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार जब मैं आपको रिवाइज करवा दूं ना, क्योंकि अब रिवाइज ही करना है। अब कोई ऐसा बच्चा तो शायद क्लास में बैठा नहीं होगा जो पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा है। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो मेरी बस एक बात याद रखना, इस रिवीजन के बाद आपको कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, ये चैप्टर आपने पढ़ रखे होंगे। क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी में से ऐसा माना जाता है कि बॉटनी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बॉटनी पढ़ाता हूं तो बॉटनी की पढ़ाई कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं है। मगर बॉटनी में दोस्तों फायदा ये है कि आप लोगों को जूलॉजी थोड़ा आसान भी लग सकती है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप अपने बारे में पढ़ रहे हो। मगर अगर क्वेश्चन आपका बॉटनी से उठ के आता है ना, तो एक छोटी सी बात याद रखना, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। आज एग्जाम्पल याद करने की कुछ ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। वैसे तो आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर फिर भी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, थोड़ा सा मेरे साथ लग के पढ़ाई करना, ठीक है। मतलब मैंने आज आपको अगर होमवर्क दे दिया तो आपको वो होमवर्क करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दे दिया था कि आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ना है, तो आपको कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ना है और आपको जीव जगत वाला चैप्टर पढ़ना है। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने ये सारा काम किया होगा। अगर दो चैप्टर हो गए हैं, एक नहीं हुआ हो, एक चैप्टर हो गए, दो का रिवीजन नहीं हुआ हो, तो कोई लोड नहीं है। संडे आ रहा है ना अभी, तो संडे में कर लेना। मगर बहाने कोई नहीं होते, ठीक है। अब नीट के एग्जाम तक 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेनी है और बाकी सारे काम छोड़ देने हैं, बाकी सारे के सारे काम। बट लगना, बस मेरी बात सुनना, नोट मत करना बस अब साथ साथ, ठीक है। और ये बिल्कुल मत बोलना हर्षित सर धीरे पढ़ाओ, क्योंकि बेटा आपको पता है रिवीजन कर रहा हूं तो थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, नहीं तो नीट के एग्जाम के बाद ही रिवीजन खत्म होगा अपना, ठीक है। आ जाओ, हमने जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। सबसे पहले दोस्तों दो जगत की प्रणाली थी जिसमें पादप और जंतु बताए गए। तीन जगत चार जगत आपके एनसीईआरटी में नहीं है। फिर सीधा पांच जगत की प्रणाली दी गई जो थी आर एच विटेकर के द्वारा, ठीक है। और आर एच विटेकर के द्वारा ये वाली पद्धति अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो कोशिश करूंगा कि मैं डिस्कस कर दूं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों को कई सारे डिफरेंस पता होने चाहिए। हमें पादप और जंतु के बारे में पता होना चाहिए। थम कर दिया करो बेटा, खाली बैठने की जरूरत नहीं है। हम कर दो, दिल कर दो, ये वाले सिंबल तो आते हैं अभी, बस कमेंट्स नहीं आएंगे आपके। हम लोगों ने ये वाली चीज पढ़ी थी कि पादप क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं। हम लोगों को ये पता होना चाहिए एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं। अगर आपको ये सारी की सारी बात क्लियर है तो ये वाले पेज के अंदर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारा काम वही है। अगली चीज बेटा ये वाली टेबल मैं हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूं, मगर मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूंगा, जब आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो आपको इस टेबल को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप बस एक बार रीडिंग लगाओगे तो सारा का सारा काम हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ ले, ठीक है, अच्छे से। आ जाओ, सबसे पहले 1969 में आर एच विटेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। बेटा आज के टाइम पे 6 जगत की प्रणाली मानी जाती है जो दी थी कार्ल वूज ने। उन्होंने मोनेरा को 2 जगत में विभाजित किया था, आद्य जीवाणु यानी कि आर्की बैक्टीरिया और सत्य जीवाणु यानी कि यू बैक्टीरिया। उसके अलावा बाकी सब सेम है। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, तो टोटल मिला के आज के टाइम पे 6 जगत की प्रणाली चल रही है।
तो 5 जगत की प्रणाली, ईयर बड़ा याद रखना 1969 आर.एच. टेकर, और 6 जगत की प्रणाली कार्ल वूज ने दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा ये वाला एक पेज और ये वाला एक पेज, ठीक है, इन पेज में से बहुत छोटी-छोटी चीजें आ सकती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात आ जाती है, जैसे वर्गीकरण के बारे में बात आ जाती है। तो यहाँ से छोटे-छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक छोटी सी बात याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन थोड़ी सी टिपिकल आपको लगेगी इन चैप्टर्स की खास तौर से, मगर अगर आप एक-एक चैप्टर को अंडरलाइन लगा-लगा के पढ़ोगे ना, एक बार और पढ़ लो बस अंडरलाइन लगा के। देखो ये बात याद रखना, अगर आपके बॉटनी में से फुल नंबर आ गए, तो बेटा जूलॉजी में भी फुल में से फुल नंबर आ गए, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। तो अच्छे से एक बार बस एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको क्लेमाइडोमोनास के बारे में, क्यू बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे बात दे रखी है। आगे चलते हैं। मुनेरा जगत, जगत मुनेरा के अंदर कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि सभी जगह पे पाए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, कई सारे प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है। गोल होंगे तो कोकस यानी कि कोकाई होंगे, रॉड शेप होंगे तो बैसिलस होंगे, अगर कॉमा शेप होंगे तो विब्रियो होंगे, और अगर जिगजैग शेप होंगे तो स्पाइरुलम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही चीज लिख रखी है कि सभी जगह पे आपको देखने को मिलते हैं, किसी भी जगह पे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अपघटन करने का कार्य कौन करता है, तो आप सभी का आंसर कवक होगा, मगर दोस्तों ये गलत है। कवक इतना अपघटन नहीं करता जितना आपका जीवाणु अपघटन करने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि सब जगह मिलता है, कोई ठंडी जगह हो तो भी मिलेगा, गर्म जगह हो तो भी मिलेगा। रीजन, इसकी कोशिका भित्ति बड़ी इंपॉर्टेंट, इसकी कोशिका झिल्ली भी, जिसके बारे में हम कोशिका वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। अगली चीज, ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, साथ साथ ये किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर भी हो सकते हैं भोजन के लिए, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। अब बेटा हम लोग जनरली अगर देखते हैं तो इसको दो अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं मोनिरा को। पहला होता है आद्य जीवाणु, ये एक ऐसे जीवाणु थे जिनकी कोशिका भित्ति, अगर आप बोलो पेप्टिडोग्लाइकेन, तो पूरी तरीके से सही नहीं होगा। जटिल पेप्टाइड और जटिल पॉलीसेकेराइड से बनी हुई इनकी कोशिका भित्ति होती है, किसकी? आद्य जीवाणु की। आद्य जीवाणु आपको सब ऐसी जगह मिलेंगे जो कि एक्सट्रीम हैबिटेट कंडीशन में होगा। जैसे मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल बता देता हूं। अगर आप आद्य जीवाणु की बात करोगे तो बेटा, हाँ सही सी कर रहा है, चला वैसे ही खराब हो रहा है। चलो भाई, अब आद्य जीवाणु की बात आपको पता है। आद्य जीवाणु तीन टाइप के होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजन। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स वो होते हैं जो अधिक तापमान में, नाम देखो थर्मोएसिडो, थर्मो का मतलब अधिक तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और एसिडो मतलब 2 पीएच के ऊपर रहते हैं, ये होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। एक होते हैं हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स वो होते हैं जो लवणीय जल में पाए जाते हैं। एक होते हैं मिथेनोजन, मिथेनोजन वो होते हैं जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो ह्यूमन में आंतों में मिलते हैं, किसके? कैटल, जो मवेशी होते हैं, गाय के गोबर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो जिंदगी में अगर तुम बिल्कुल अकेले हो और जिंदगी में तुम्हारा कोई सानी नहीं है, तो आप एक बहुत छोटा सा काम कर सकते हो। सानी का मतलब पता है ना, आपका कोई अपना नहीं है, तो आप एक बहुत छोटा सा काम कर सकते हो कभी भी टाइम मिले तो। गाय और भैंस का गोबर जो सड़क पे पड़ा हुआ होता है, या घर में अगर गाय और भैंस हो तो बहुत शिद्दत से देखना। शिद्दत का मतलब ऐसा भी नहीं कि उसके प्यार में डूब जाओ, मैं गोबर की बात कर रहा हूं बेटा, डंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, गाय और भैंस का गोबर देखना, आप बहुत अच्छे से देखोगे कि गाय के गोबर में आपको डॉट 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 ज्यादा दिखेंगे बजाय भैंस के गोबर के, क्योंकि गाय के गोबर में मिथेनोजन की मात्रा भैंस के गोबर से ज्यादा होती है। तभी हम बायोगैस बनाने के लिए, मीथेन गैस को डेवलप करने के लिए गाय का गोबर यूज करते हैं, ना कि भैंस का गोबर नॉर्मली। ठीक है, बस इतनी सी बात है, प्यार मत करने लग जाना, मैं गोबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला है यू बैक्टीरिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और यू बैक्टीरिया के अंदर अगर देखा जाए तो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। एक छोटी सी बात याद रखना, जीवाणु के अंदर सीलिया नहीं मिलते कभी भी, केवल फ्लैजेला मिलता है, सीलिया नहीं मिलते। कभी भी कोई भी बच्चा सीलिया को हाँ नहीं करेगा, जीवाणु के अंदर सीलिया नहीं मिलते। साथ साथ यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जो एक तंतु में शैवाल का है, जिसे हम एग्जैक्टली बोलते हैं नॉस्टॉक। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल बाहर श्लेष्मा की परत पाई जाती है। जिन कोशिकाओं जो आपको हरी दिख रही है वो प्रकाश संश्लेषण का करने का कार्य करेगी, यानी कि उसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। मगर कुछ ऐसी कोशिका होगी जो नीली कलर की आपको दिखा रखी है, ये हेट्रोसिस्ट होगी, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करेगी। मैं एक लाइन आपको बोल रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना, जहां पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा वहां पे कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। रीजन, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर आप करवाओगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसके द्वारा ऑक्सीजन बनती है। तो नो डाउट आपको पता है, जहां पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा।
कोई बच्चा ये मेरे से पूछे हर्षित सर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर बदलने का कार्य भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है। प्लीज मेरी क्लास में यहाँ पे कमेंट में कोई मत लिखना हर्षित सर धीरे पढ़ाओ, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, टाइम कम है, तो अपन को इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बट आप सामने सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। लेग्यूमिनेसी पादप के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे आपको राइजोबियम देखने को मिलता है। एनसीईआरटी यहाँ पे बहुत सारी बात करती है, मतलब देखो एक बात आप भी समझ सकते हो, अगर मैं पूरे साल मैंने पढ़ाया होता और आप कहीं भी पढ़े हो तो आपने पूरा पढ़ा होगा, अगर मैंने ही पढ़ाया होता पूरे साल तो मैं आपको पूरा का पूरा ये पूरा चीज मैं डायग्राम से खत्म कर देता हूं। मगर फिर भी आपने जहां पे भी जैसे भी जिस तरीके से भी पढ़ा है, आप एक बात याद रखना दोस्त, अपने टीचर पे जिसने भी आपको पढ़ाया है उस पर ट्रस्ट रखना, और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार देना। आज उस टीचर को नमस्ते करके थैंक यू सो मच करके एक बार पैर छू के कह दो जय हो, बहुत बढ़िया बेटा, टूट जाओ फिर टेंशन नहीं होनी चाहिए, लग जाना मगर आज, ठीक है। आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कई सारी चीजें लिखी है, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी पादप तो जानते हो, लेग्यूम पादप वो होते हैं जैसे मटर वगैरह हो गया ना, ये लेग्यूमिनेसी पादप होते हैं। अब मनुष्य में फसलों पालतू पशुओं को हानि भी पहुंचाते हैं, बीमारी करने का कार्य करते हैं, जैसे हैजा, हैजा को बोलते हैं कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, हैजा पानी से होने वाला रोग है ना, तो विब्रियो कोलेरा करता है। अगला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का रोग करता है। टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटनेस रोग करता है। टिटरस कैंकर, ये तो आपको देखने को पता ही होगा, ये सारी बीमारी आपको देखने को मिलती है। मगर अब एक चीज और है, नॉर्मल जीवाणु का विभाजन, कोशिका विभाजन प्रजनन करते हैं, और वो किसके द्वारा होता है? वो फिजन के द्वारा होता है। एक जीवाणु दो जीवाणु के अंदर ऐसे मुक्त हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लाइन लिख रखी है। मगर विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं, बीजाणु का मतलब अंदर छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं, जिसे हम बीजाणु कहते हैं। आगे लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पता होगा, सबसे छोटा कोशिकांग आप जानते हो, कोशिका वाले चैप्टर में लिखा है। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी संरचना होती है जो पादप के अंदर, जंतु के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग करने का कार्य करती है, मगर इसके ऊपर कोई भी प्रतिजैविक काम नहीं करती। क्यों? प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि बेटा प्रतिजैविक केवल उसी जीव पे काम करेगी जिसके ऊपर कोशिका भित्ति होगी, और माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती। जोकर बोलते हैं हम इसको, आपको पता होगा किस चीज का, तो फटाफट से बता देना। आगे बेटा प्रोटिस्टा जगत के बारे में, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइट्स वगैरह की बात करते हैं। मोनेरा की अगर बात की जाए तो प्रोटिस्टा थोड़ा सा खास हो जाता है, क्योंकि ये एक कोशिकीय है, ये लिंक है। पता है यहाँ जो पहले वाले पेज है ना, इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रखे हैं वो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, और मैं इसके लिए आपके पास एक बहुत प्यारी चीज लेके आया हूं, और वो प्यारी चीज कहाँ है? कोई नहीं, प्रोटिस्टा के बारे में पूरी चीज है, टेबल है, आपने पढ़ा होगा तो आपके पास होगा, नहीं है तो ये वाले कर लेना। वर्गीकरण में ये पायरोफाइटा होता है, डायनोफ्लैजिलेट है, डायटम और डेस्मिट्स है, और यूग्लिनॉइड है। और भी दो हैं वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। वर्गीकरण में ये पायरोफाइटा आता है, ये क्राइसोफाइटा के अंदर, ये यूग्लिनॉइड के अंदर रखा जाता है। पोषण में डायनोफ्लैजिलेटा स्वयपोषी होते हैं, ये भी स्वयपोषी है। ये मिला जुला हुआ स्वयपोषी और परपोषी, इसे इंग्लिश के अंदर मिक्सोट्रोपिक कहते हैं, यानी कि बेटा ये है तो ये खा लो, ये नहीं है तो ये खा लो। कई लोग होते हैं ना जो वेज खाते हैं, कई लोग नॉन वेज खाते हैं, तो वेज वाला नॉन वेज शादी में पहुंच गया तो गड़बड़, नॉन वेज वाला वेज शादी में पहुंच गया तो गड़बड़। मगर एक ऐसा इंसान होगा जो कह देगा अबे अपन दोनों खाते हैं, आने दे, आने दे, बस वो वाली बात। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कई लोगों को तुमने देखा होगा, कई लोग होते हैं ऐसे, अभी आपको पता होगा, जैसे मैं कई बार इंस्टा इंस्टा पे स्टेटस स्टेटस डाल देता हूँ, वहां पे कुछ बच्चे डाउट भी पूछते हैं, मगर बेटा इंस्टा इज द नॉट अ प्लेस ऑफ द डाउट, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे एक मैडम भी आती है, मतलब मैडम का मतलब एक लड़की आती है जो जिम करती है। मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा क्या बात है, आप तो बहुत शुरू से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कह रहे हाँ, मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने कहा चलो, मतलब उसने ही बोला मेरे से कि हर्षित चलो यार कुछ खा पी के आते हैं, मैंने कहा यार चलो खा लेते हैं। बेटा जिम करके आया, मैं जिम के नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद सामने ही कोल्ड कॉफी वाला है, कोल्ड कॉफी पिए ना, ठंडी कॉफी, बहुत बढ़िया। ठंडी कॉफी में आइसक्रीम नहीं डाले, ठंडी कॉफी ठंडी नहीं हो, ठंडी कॉफी में चीनी नहीं हो, तो क्या ठंडी कॉफी का मजा आएगा कोल्ड कॉफी का? बिल्कुल भी नहीं आएगा अर्चित सर, सही बात बोल रहे हो। बेटा हम वहां पे पहुंच गए, पहुंचने के बाद मैंने कहा भैया 2 कोल्ड कॉफी बना देना, एक मेरा दोस्त और था तो मैंने कहा 3 कोल्ड कॉफी बना देना। बेटा मगर उसने पता है क्या ऑर्डर किया, उसने कहा भैया कोल्ड कॉफी बनाना, मगर मगर भैया एक तो ठंडी कम रखना। चलो ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, भैया उसमें आइसक्रीम मत डालना। मैंने कहा हाँ ठीक, और भैया उसमें एक काम और करना, चीनी भी मत डालना। मैंने कहा एक दूध की बात रह गई, वो और बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना कर दे इसको, ये वो भी नहीं डालेगा, कोई लोड नहीं है। बेटा खुद सोचने वाली बात है।
आप पूरे कोल्ड कॉफी के पैसे दे रहे हो, मगर इतनी सारी चीजें आप हटा दोगे तो बताओ कैसी ही कोल्ड कॉफी है वो। मतलब सोचो, गोलगप्पे में पानी नहीं है, बिना पानी का गोलगप्पा, बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? सोच रहे हो तुम? समझ रहे हो? मतलब पानी में गोलगप्पा नहीं, बिना पानी का गोलगप्पा। चल हर्षित गोलगप्पे खाने चलते हैं, भैया पानी वाले मत देना। बताओ, कचौरी में कचौरी नहीं, बिना कचौरी की कचौरी खाते हैं। अरे भैया, चलो कोई नहीं, आ जाओ अपन तो आगे चलते हैं। आवास ये समुद्री जल में, स्वच्छ जल में और रुके हुए पानी में आपको देखने को मिलती है। लक्षण, यहाँ पे दोस्तों लक्षण से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको याद रखना। लक्षण से बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए और सी। अच्छा, याद करने का तरीका है, क्राइसोफाइटा चाहे यूग्लिनोइड है, इसमें ए और सी, उसमें क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। चलो आगे चलते हैं। भोजन का संग्रहण कार्बोहाइड्रेट और ऑयल के रूप में, इसमें ल्यूकोसिन के रूप में और इसमें पैरामाइलोन के रूप में, जो बीटा 1,3 ग्लूकेन होता है रासायनिक रूप से। आगे चलते हैं। ये डायग्राम मेरे ख्याल से आपने पढ़े भी होंगे और अच्छे से ही पढ़े होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके का डायग्राम है जो डायनोफ्लैजिलेट का है। इसमें सेल्यूलोज की एक कोशिका भित्ति आपको जनरली देखने को मिलती है। इसमें दो कशाभिका आती है, एक क्षैतिज आती है, एक ऊर्ध्वाधर होती है, तो दो कशाभिका होती है। जब दो अलग अलग प्रकार की कशाभिका होती है तो दोस्तों बायोलॉजी में उसको बोला जाता है हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट का मतलब अलग अलग प्रकार की। मान लो एक छोटा और बड़ा फ्लैजिला है तो भी हेट्रोकॉन्ट है, एक ऐसा और ऐसा है तो भी हेट्रोकॉन्ट है। ये साबुनदानी हो गई जिसे क्राइसोफाइट्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें सिलिका प्रेजेंट होती है, और आपको पता होना चाहिए सिलिका का काम क्या है। मतलब सिलिका तो ताबड़तोड़ चीज है, जिसकी वजह से जब ये मर जाती है और नीचे बैठ जाती है तो इकट्ठे होने के बाद डायटोमेशियस अर्थ यानी कि डायटोमेशियस मृदा का निर्माण होता है, जिसका काम पॉलिश में भी होता है, सिरप में भी होता है, साउंड प्रूफ चैम्बर बनाने में भी काम में आता है। जानते हो ना साउंड प्रूफ, दिस इज द साउंड प्रूफ चैम्बर बनाने में भी काम में आता है। तो बहुत सारे अलग अलग रोल होते हैं डायटम यानी कि डायटोमेशियस मृदा का, क्योंकि इसमें सिलिका पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगली चीज यूग्लिना, इसमें एक छोटा और बड़ा दो फ्लैजिला है। अब ये भी हेट्रोकॉन्ट है, क्यों? अलग अलग प्रकार के फ्लैजिला होने चाहिए, तो वो भी हेट्रोकॉन्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी कशाभिक होते हैं, इसमें कशाभिका अनुपस्थित होता है मगर लैंगिक जनन के समय पाया जाएगा। भी कशाभिक होता है, एक बड़ा एक छोटा, डायग्राम में ही दिखा रखा था। कोशिका भित्ति से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। सिलिका वाला क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया। अगला बेटा, एक होता है और भी प्रोटिस्टा है, जिसमें एक है अवपंग कवक। और अवपंग कवक बेसिकली कवक का ही आप कह सकते हो कि कवक यानी कि फंजाई से कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, मगर इसे असत्य कवक भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्योंकि मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा कि पादप में कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, मगर अपंग कवक में कोशिका भित्ति आपको देखने को नहीं मिलती है क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जंतु व कवक दोनों के समान लक्षण होते हैं, अतः इसे हम जंतु कवक भी कहते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। ये लकड़ी वगैरह के ऊपर उपस्थित होते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के बारे में एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दे रखी है। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वो वाली लाइन मत पढ़ना, मगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे ये चीज बताने के बाद आप फिर से वो लाइन पढ़ना, मजा आ जाएगा। कमेंट्स तो खैर आप कर ही रहे हो वीडियो के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जरा, अनुकूल परिस्थिति क्या होगी? पत्ती है, खाना पीना मिलेगा तो अनुकूल परिस्थिति। मम्मी डेली बना रही है गाजर का हलवा, अनुकूल परिस्थिति। तुम हॉस्टल में चलेगा, डेली गाजर का हलवा नहीं मिल रहा, प्रतिकूल परिस्थिति। तब अपंग कवक किसके ऊपर आएगा? खाने के साथ धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाएगा। देखो ये आकार बढ़ गया, ये झुंड हो गया। इस झुंड को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। लिखा भी है, अनुकूल परिस्थिति में ये वृद्धि करते हैं और प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। जबकि प्रतिकूल परिस्थिति, जब इसके पास खाना वगैरह कुछ भी चीज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये फ्रूटिंग काय बनाते हैं यानी कि फलन काय बनाने का काम करते हैं। ये फलन काय है, इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु हैं। ये बीजाणु मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होने के बाद एक नई चीज का, एक नए फलन काय का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिरोधकता दर्शाते हैं क्योंकि इसके ऊपर बाहर की तरफ कैपिंग प्रेजेंट होती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर? इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, ये मैं आपको भेजने वाला हूँ। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, तुम्हें कोई डाउट ही नहीं होगा, तुम कह दोगे हर चीज से डन हो गया, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने डायग्राम से ही क्लियर कर दिया। देख लेना जरा, अनुकूल प्रतिकूल दोनों चीजें एनसीईआरटी में है। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आगे आओ। अवपंग कवक जो होते हैं, अनुकूल में प्लाज्मोडियम बनाएगा, प्रतिकूल में फलनकाय बनाएगा। पादप समान लक्षण मिलते हैं, सेल्यूलोज पाया जाता है। जंतु के समान लक्षण क्योंकि ये परपोषी होते हैं। कवक के समान लक्षण क्योंकि इसमें फलनकाय का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ, सूडोपोडिया का आधार होता है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ होता है, एक कशाभिक प्रोटोजोआ होता है, एक पक्षमाभी प्रोटोजोआ होता है, एक स्पोरोजोआ होता है।
अमीबाई प्रोटोजोआ का बढ़िया एग्जाम्पल है अमीबा, जो किसी भी भोजन का अंतर्ग्रहण या अंतर्वलन कर सकती है। नम मिट्टी और स्वच्छ जल में आपको देखने को मिलती है। अमीबा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। कशाबी के प्रोटिस्ट जिसमें कशाबिका पाई जाएगी, अच्छा एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। स्वच्छ जल में मिल सकता है ये। इसके बाद पक्षमाबी प्रोटोजोआ होता है। ये लड़की की जो सैंडल होती है, जो पैरों में पहनते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, चप्पल के समान होती है। इनमें जो मुख होता है वो यहाँ होती है गुलेट, बाहर की तरफ सारे पक्षमा पाए जाते हैं, यानी कि सीलिया पाए जाते हैं। तो भोजन का अंतर्ग्रहण ये इस तरीके से ही करता है। यहाँ होता है इसका मुंह, यहाँ नहीं होता है। ये सारी चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पोरोजोआ क्या होते हैं? जो स्पोर बनाते हैं। मलेरिया आपको पता होगा, प्लाज्मोडियम मलेरी, बताने की जरूरत नहीं है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में पूरा मलेरिया के बारे में दे रखा है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। आप लोगों ने सारी चीज पढ़ी होगी। इसमें मेलेरी मलेरिया का पैरासाइट होता है, आपको पता होगा इसके बारे में। ये परजीवी के अंदर रहता है, कोशिका में परजीवी के रूप में रह सकता है, और अंदर रहता है तो ये आंतरिक परजीवी होता है। कवक, आपको पता होगा जो कवक होते हैं वो एक कोशिकीय एग्जाम्पल ईस्ट होता है। बहुकोशिकीय लगभग बाकी कवक सारे बहुकोशिकीय हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की होती है। कवक जनरली मृतोपजीवी होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते। ये सारे के सारे लगभग परजीवी होते हैं। कवक प्लस जो शैवाल होता है ये क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता देना, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। यूकैरियोटिक होते हैं, राइबोसोमेटियस होते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। कवक की जो स्टडी होती है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। ईस्ट केवल एक कोशिकीय होता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी सारे बहुकोशिकीय होते हैं। कवक 4 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किसके आधार पे? बेटा वो हो सकता है फलनकाय, माइसीलियम, बीजाणु के निर्माण के आधार पर। एक होता है फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। याद करने का बढ़िया तरीका है, फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक ड्यूटी। फर्स्ट का मतलब फाइकोमाइसिटीज, आस्क का मतलब एस्कोमाइसिटीज, बेसिक का मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटी का मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज। बोलो बात सही है। अब फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल आखिर आप कैसे याद करोगे? रैंप। जैसे लड़के चलते हैं ना बेटा, लड़के नहीं लड़के भी चलते हैं, रैंप वॉक करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर यूं करते हैं, बस वही है बिल्कुल एज इट इज। आर का मतलब राइजोपस, जैसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। ए का मतलब एल्ब्यूगो, जो सरसों में रोग करता है। एम का मतलब म्यूकर, जो गोबर पे पाई जाती है। और पी का मतलब फाइकोमाइसिटी। तो आप रैंप के तरीके से इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, फाइकोमाइसिटी। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल याद करना हो तो तुम पे सब चलो नासा ऐसे याद कर सकते हो, या तुम सब चलो नासा ऐसे याद कर सकते हो, या तुम पे सब नासा ये भी याद कर सकते हो। तुम का मतलब हो गया ट्रफल और मोरल, जो कि खाने योग्य कवक होता है। पी का मतलब हो गया पेनिसिलिन। मैं वैसे आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। अगर कभी भी क्वेश्चन ये आए कि प्रतिजैविक की खोज किसने की या कुछ भी, तो याद रखना आपको नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लेना है। नाम किसने दिया? तो आंसर आपका आएगा वॉक्समैन। नाम देने का क्रेडिट तो वॉक्समैन का था। किसका था? वॉक्समैन का। नाम जिसने दिया वो वॉक्समैन था, उसके अंदर बिल्कुल रोल नहीं था फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग ने तो कवक से खोज की थी, पेनिसिलियम नोटेटम से खोज की थी। आज के टाइम पे हम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से बताते हैं, क्योंकि नोटेटम से पेनिसिलिन कम मात्रा में बनती थी, क्राइसोजेनम से पेनिसिलिन ज्यादा मात्रा में बन रही है। ठीक है, कभी नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि जीवाणु से कौन सा प्रतिजैविक बनता है, तो आपका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कवक से पेनिसिलिन, जीवाणु से पहला कौन सा बनाया गया? स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन, कवक से पेनिसिलिन। क्वेश्चन पढ़ना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हाबड़ ताबड़ नहीं। अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो, मजा आ जाएगा। आ जाओ। तो पेनिसिलिन की खोज नोटेटम से द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की थी। टी का मतलब क्लेविसेप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और क्लेविसेप तो पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है। इससे एलएसडी मिलता है, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, ये इससे मिलता है जो ड्रग होता है। अगला बेटा एन, न्यूरोस्पोरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रखा है इस पे भी। जैव रासायनिक और अनुवांशिक कार्य में क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि जैव रासायनिक और अनुवांशिक कार्य में किसका उपयोग करते हो? तो न्यूरोस्पोरा का। पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। ए का मतलब एस्परजिलस नाइजर, जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, जो कि श्वास संबंधी रोग करता है। एस का मतलब सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जो किण्वक ईस्ट है या बेकर ईस्ट है। और जो आपका लास्ट बच गया दैट इज ए का मतलब हो गया एस्कोमाइसिटिस। बोलो बात सही है। ये अल्कोहल का निर्माण भी करता है ईस्ट, वो तो आपको पता होगा। एक कोशिकीय की बात आएगी तो ईस्ट का एग्जाम्पल है। अगला बेसिडोमाइसिटिस, आज मैं उससे परेशान रहा। आज का मतलब क्या हो गया? एगेरिकस बिस्पोरस, जो मशरूम है, सबसे टेस्टी मशरूम माना जाता है। एगेरिकस बिस्पोरस को सबसे स्वादिष्ट मशरूम होता है।
कोई विषयुक्त बोलेगा तो आप उसको टोड स्टूल भी बोल सकते हो या बोल सकते हो एमनियाटा मुस्केरिया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे हर्षित सर नाम नहीं है, बेटा पी और क्यू आर में भी नहीं थी ना, याद कर ले बेटा। याद भी मत कर तो नाम बस एक बार 2-3 बार मेरे साथ साथ बोल ले, एगेरिकस बिस्पोरस, एमनियाटा मुस्केरिया, तुझे नाम याद हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे उस्टी लोगो जो कि स्मट रोग करता है, और पी से हो गया पक्सीनिया, आर से हो गया रस्ट। तो रस्ट डिजीज करने का काम कौन करता है? पक्सीनिया करता है। देखो कितना आसान हो गया। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कट गया। डन है। अब जरा एक बात देख लो, यही सब चीज आपकी प्रोटिस्टा के अंदर है, यही डायग्राम अपने सारे बना रखे हैं बिल्कुल अपने एनसीईआरटी में पूरा का पूरा। प्रोटिस्टा जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अलावा थोड़ी बहुत बात और दे रखी होगी, क्योंकि आपको पता है देखो टाइम कम है ना, तो सब एक एक पॉइंट तो डिस्कस नहीं हो सकता, मगर फिर भी हो जाएगा, नहीं तो इसमें ही बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, जनन के बारे में जरूर याद रखना, इसमें जनन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनन में लैंगिक जनन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। पहला प्लाज्मा झिल्ली पास आएगी कवक में, उसके बाद 2 न्यूक्लियस आएंगे जिसे हम द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, फिर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे लिख रखा है पूरा का पूरा। मशरूम का एग्जाम्पल दे रखा है, एगेरिकस बिस्पोरस, एस्कोमाइसिटीज दे रखा है, बेसिडियोमाइसिटीज। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पशु विष्ठा पर कौन सा मिलता है शमन, तो ये कौन सा मिलता है? एस्कोमाइसिटीज। अगर आप याद रखोगे तो रैम्प मैंने लिखवाया था, सॉरी रैम्प तो फाइकोमाइसिटीज का था, ठीक है ना। बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो लगभग सब में लैंगिक जनन पाया जाएगा, ठीक है, मगर सबसे आदिम प्रकार के तो थे फाइकोमाइसिटीज। बोलो जरा मेरे साथ, फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक ड्यूटी, फाइकोमाइसिटीज। सबसे पुराने थे फाइकोमाइसिटीज। तो जो सबसे पुराना होगा वो सबसे आदिम होगा, जो सबसे नया होगा वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रकृति के ऊपर अगर कोई नया हमको कवक मिलता है तो हम उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं शुरू में, ऐसा नहीं सीधा फाइको और एस्को में ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखेंगे, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेक करेंगे कि क्या है नहीं है, फिर सिमिलरिटीज मिलती है तो एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में उसको रख दिया जाएगा। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होता है? एक ऐसा कवक जिसके में लैंगिक जनन या तो अनुपस्थित है या आज तक लैंगिक जनन के बारे में पता नहीं है। ठीक है, इसके अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, साइक्लोस्पोरिन ने, ठीक है, सुना होगा मेरे हिसाब से। पादप जगत, पूरा का पूरा चैप्टर पादप जगत है। यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, अध्याय 3 में पढ़ेंगे कौन सा? संतति एकांतरण। बेटा आज के टाइम में हट गया है ये, पुरानी एनसीईआरटी में होगा ये। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दे रखा होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ीगत रूपांतरण दे रखा होगा पूरा का पूरा। जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है पादप जगत के बिल्कुल एंड में जाना, नई एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, तो ये वाली चीज अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पुरानी एनसीईआरटी तो एक बार रीडिंग कर सकते हैं। जंतु जगत बेटा पूरा का पूरा पढ़ोगे। खैर पादप जगत भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जंतु जगत तो खैर मैं क्या ही पढ़ाऊंगा। पादप जगत में आपने पढ़ा है क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आवर्त, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन से? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। याद आ रहा है ना कुछ? थम तो कर दो नालायक, सो गए क्या? क्योंकि जय हो, क्या बात है सर, आपको कैसे याद है? बेटा तुम्हें भी याद होगा, कोई लोड नहीं है, ठीक है। जंतु जगत तुम्हें पता होगा, जूलॉजी वाले सर ने पढ़ाया होगा, तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। कोशिका भित्ति नहीं होती इसके अंदर, ये स्वयपोषी नहीं, ज्यादातर परपोषी की तरह कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, ज्यादातर द्विगुणित होते हैं, बहुत बढ़िया ज्यादातर। बट अगर देखा जाए तो कई सारे एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, अर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केलमेंथेस, एनिलिडा, एवीज, रेप्टाइल, मैमल्स, सब पढ़ते हो ना, तो वो सब इसमें आएगा। ये तुमने पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 4 में, मैं तो नहीं। आ जाओ, अगला विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है बेटा, वायरस के लिए सारी चीज, इनको 5 जगत की प्रणाली में कोई भी जगह नहीं दी गई तो हम इसे वायरस कहते हैं। वायरस में देखा जाए तो ये वाले वायरस का डायग्राम आ सकता है, पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये एकल श्रृंखला का आरएनए होता है, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है ये। यहाँ पे कैप्सिड पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है। ये एक T2 जीवाणु भोजी का डायग्राम है, पे ऊपर हेड होता है जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। भाई ये कॉलर होती है, बिल्कुल कॉलर लगा लोगों के निकलता है घर से। नीचे की तरफ यहाँ पे आच्छद पाए जाते हैं, नीचे की तरफ ये स्पाइक पाए जाते हैं, जिससे ये होस्ट से, परपोषी से जुड़ने का कार्य करता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर है ना, अनुवांशिकी, क्लास 12th वाला, वहां पे इसका डायग्राम पढ़ा होगा आपने। कौन से एक्सपेरिमेंट में? कमेंट बॉक्स में बता देना पढ़ा है तो, टेंशन मत लो। यूं मत सोचो कि मुझे याद नहीं है। कोई तुमसे अगर अब ऐसे पूछेगा ना कि तुझे क्या याद है, तो तू बता ही नहीं सकता कि तुझे क्या याद है। तो कभी भी ऐसे मत सोचा करो हर्षित सर हमें तो कुछ याद ही नहीं है, ये तुम्हें लगता है तुम्हें याद नहीं है। तुम जब क्वेश्चन देखते हो और क्वेश्चन देखने के बाद अगर तुम्हें चीजें याद आ रही है तो बस दैट्स इट, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ।
ये वाली चीज यहाँ पे वायरस को सबसे पहले किस किसने पहचाना, इवानोवस्की का भी याद रखना, बेजरनिक का याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, यहाँ से बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। ये वाली चीज ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना मेरे प्यारों, यहाँ से यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो पूरी चीज मैंने डायग्राम से पढ़ाई थी, ये पूरी चीज अगर आप लोग ले सकते हैं तो 2.0 जो है इसके नोट्स वगैरह भी आप लोग एक बार रैंडम देख सकते हैं, कोई लोड नहीं है उसमें। उसके अंदर सब चीज डायग्राम से, मैं थ्योरी नहीं लिख पाता दोस्त, मैंने इतनी थ्योरी लिखवाई नहीं जितनी इस चैप्टर में है। आप जब चैप्टर देखोगे ना कोई सा तो आपको लगेगा यार हर्षित सर थ्योरी कहाँ है, मैं नहीं लिखवाता, मैं डायग्राम में ही थ्योरी खत्म कर देता हूँ। ये पूरी चीज हमने डायग्राम टू डायग्राम क्लियर की थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। बेटा वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो डीएनए या आरएनए, ऐसा मिल सकता है। जैसे T2 जीवाणु भोजी तो था, उसमें डीएनए था, टीएमवी था, उसमें आरएनए था, ऐसा वायरस हो सकता है। बहुत बढ़िया। अगला, कई सारी बीमारी वगैरह करने का कार्य करता है वायरस, बिल्कुल सही है। आगे भी चल सकते हैं, पादप में भी कई सारे रोग कर सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पत्ती पीला होना, शिरा जो शिराएं होती है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखना, बौना दिखना, वृद्धि को अवरुद्ध कर देना, ये सारी चीज वायरड। बेटा टीओडाइनर वैज्ञानिक का नाम आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। वैसे सब चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर थ्योरेटिकल है। टीओडाइनर ने सबसे पहले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम का रोग जो है वो कौन करता है, वो करता है वायरड। आपको पता होना चाहिए आरएनए तथा प्रोटीन स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं वो नहीं होता, यानी कि कैप्सिड नहीं पाया जाता, तो हम इसे वायरड बोलते हैं, ठीक है। आगे वायरड के नाम से जाने जाते हैं। वायरड में आरएनए का आणविक भार कम था। ये बेटा स्टार लगाए ना इस वाले पॉइंट पे, मैंने तो क्या नोट्स में लगवा रखा है, आप भी प्लीज लगाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया सा बन सकता है। अगली चीज प्रियॉन्स, मैडकाओ डिजीज होता है, ठीक है। टी जैकब सिंड्रोम के बारे में आई थिंक आपने पढ़ा होगा। मैडकाओ तो प्रियॉन्स जो होता है इसमें आरएनए नहीं होता, प्रोटीन ही इन्फेक्शियस की तरह काम करता है, तो इसे हम बोलते हैं मैडकाओ डिजीज, ठीक है। ये एक संक्रामक न्यूक्लियोलॉजिकल बीमारियों को करने का काम करता है, सी जैकब या फिर मैड काउ डिजीज, ये सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। लाइकेंस, एल्गी प्लस फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, लाइकेंस होता है। लाइकेन में सबसे इंपॉर्टेंट कि सल्फर डाइऑक्साइड का आई थिंक पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। लाइकेंस में जो कवक कवकांश होता है और शैवलांश होता है, तो जो कवक होता है, जो कवक होता है वो क्या काम करता है, कवक तो रहने के लिए जगह देता है, जबकि जो शैवाल होता है वो भोजन बनाने का कार्य करता है। तो ये पूरी की पूरी चीज आपको देख ली, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं मिलती। और कौन सा प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, बताओ क्या थ्योरी क्लियर हो गई क्या, डन कर दो, ओके कर दो। बेटा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, थ्योरी की पूछ रहा हूँ बेटा, आगे मत चला करो मनीष, है ना, वो मैं सब करूंगा। हाँ हर्षे और तेज, बिल्कुल सही बात। अनुष्का स्लो नहीं कर सकता दोस्त, ये होगा ही नहीं, फिर कब तक करना है। मैं चाह रहा हूं कि मैं अगले 2 या 3 लेक्चर के अंदर आपकी बॉटनी कंप्लीट करूं। हर एक चैप्टर को मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो नहीं हो पाएगा ना। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आपने नहीं पढ़ रखा तो जो भी बैच का एक्सेस है आपके पास उसमें से पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करो, तब जाके। ये रिवीजन चल रहा है और ये भी रिवीजन ऐसा वैसा रिवीजन नहीं है, एक तो वन शॉट होता है, ये तो भाई साहब ग्रुप शॉट है, एक साथ ही उड़ा रखा है इसमें अपन, ठीक है। हाँ यूं मत कहना हर्षित सर धीरे चलो, मतलब अब तो ये बोलने का ही नहीं है बेटा। अब तो कोई ये बोलेगा हर्षित सर धीरे चलो तो वो तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब भी ये बोलोगे धीरे चलो तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ अगर 3 घंटे का एग्जाम में टाइम है, एग्जामिनर से टाइम मांगोगे तो देगा क्या, वो नहीं देगा ना। तो धीरे और तेज वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। सही है ना स्पीड, 100% कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भैया आ जाओ। अब जरा क्वेश्चन आंसर थोड़े से कर लेते हैं, आओ। चलो भाई करो, करो भाई क्वेश्चन आंसर। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी करो। बेटा कोई बात नहीं, देखो 2 4 5 तो ऐसे बच्चे होते भी हैं जो, कईयों के साथ तो इशू होता है, कई लोग मजे लेते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं पढ़ने देंगे इस बैच में हम किसी को भी, देखते हैं अर्षित सर कैसे पढ़ा देंगे। बेटा फोकस तो करना पड़ेगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ही होगा लगभग सबका, 71%। वैसे अगर सब लोग तैयार हैं, थोड़ा सा मैं पोल नहीं करवाता क्योंकि चैप्टर हो जाएंगे, कोशिश करो कमेंट बॉक्स ओपन कर रखे यहाँ पे आंसर लिख दो, उससे टाइम भी बचेगा अपना, ठीक है।
मिथेनोजन किससे संबंधित होते हैं, जल्दी से बताओ। मिथेनोजन 2016 का क्वेश्चन है ये। पता है, लगता है कि क्वेश्चन आसान है और उसका रीजन बस एक ही है। अभी ये मत खेलो हर्षित सर पोल करवाओ और ये करवाओ वो करवाओ, उसका टाइम है नहीं दोस्त, समझ रहे हो ना। हर एक मिनट तुम्हारे लिए कीमती है। मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाऊं ये, क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। ये थोड़ी कि बॉटनी पढ़ोगे, ये तो बेटा आद्य जीवाणु होते हैं, क्योंकि आपको इसका रीजन भी पता है। आद्य जीवाणु का मतलब होता है आर्की बैक्टीरिया। 3 प्रकार के होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजन। ये मिथेनोजन है, यानी कि कौन सी गैस बनाएंगे, CH4। वही गाय के गोबर को शिद्दत से देखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, मिथेनोजन आंसर है, लिखा भी हुआ है गाय और भैंस। तो यूं मत कहना ये क्यों नहीं करवा रहे। मगर ये भी क्वेश्चन आया हुआ देखो, 2015 में आया हुआ है, यानी कि 15 और 16 दोनों में मिथेनोजन के बारे में पूछा गया है। आओ, सही से करना, जल्दबाजी मत करना। बेटा काइटिन के साथ एक चीज और याद रखो, काइटिन के साथ एक चीज और होती है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, तो अगर क्वेश्चन में दो अलग अलग ऑप्शन हो, जैसे पॉलीसेकेराइड भी हो काइटिन भी हो, तो आपका आंसर यही है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। ठीक है, आ जाओ, बताओ अगला क्वेश्चन। अभी ये बताया था सिट्रिक अम्ल, फार्मूला याद करवाया था अगर याद हो तो। पता है क्या होता है, कई बच्चे नहीं मानते टीचर की बात। कईयों को लगता है यार हर्षित सर पोल दो, हर्षित सर पोल क्यों नहीं करवा रहे। मैं मानता हूं आपको पोल करने में मजा आता है, मगर ये सब चीजें तब की होती है जब आपकी रेगुलर क्लास चलती है। अपन ने उसमें खूब पोल करवाए ना, मतलब मेरे बैच में तो मैंने करवाए हैं। बट एग्जैक्टली अगर इस तरीके से रिवीजन चल रहा है और अगर आप पोल के बारे में सोच रहे हो, तो दिक्कत पोल की नहीं है दोस्त। आप एक बात समझो, फिर थ्योरी कब करवाएंगे, मतलब अपन में पढ़ाऊंगा ही कैसे। तुमने ही कहीं कमेंट बॉक्स में एक ही बात की थी, हर्षित सर थ्योरी भी पढ़ाना, मजा आता है थ्योरी पढ़ने में। बस वही बात है, और ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं इसकी थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ। देखो सबको तो टीचर पता नहीं कैसे खुश रखेगा, कुछ बच्चे नाराज भी हो गए होंगे कि हर्षित सर पोल क्यों नहीं करवा रहे, मगर मेरी मजबूरी समझो ना, मैं पोल करवाऊंगा दोस्त, होगा ही नहीं है। एस्परजिलस नाइजर है दोस्त, सिट्रिक एसिड बनाता है। मवेशियों में और मेडकाओं में बताने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया होगा, 2012 में आया था ये क्वेश्चन। मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ पढ़ो, बस इतना काम करना है आपको। आज जितने चैप्टर मैं पढ़ा दूं बस उतने चैप्टर पढ़ लेना आज। कितने पढ़ा दूं। नहीं यार, कुछ नाराज हो जाते हैं, कुछ कहते हैं हर्षित सर आप थ्योरी क्यों नहीं कर, थ्योरी मत करवाओ। कुछ कहते हैं हर्षित सर थ्योरी करवाओ, बताओ हर्षित सर क्या करें। टी जैकब यानी कि मैड काउ डिजीज अभी भी बताया था, प्रियॉन्स के थ्रू होता है, जिसमें प्रोटीन इन्फेक्शन पार्टिकल होता है। यहाँ पे ना पे डीएनए होता है ना ही आरएनए होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। चलो जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखो, वॉयरेड में कौन सा कथन सही है, जल्दी बताओ। जल्दी। देखू क्या, वॉयरेड में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है जरा देख लेते हैं। पहला, उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है। प्रोटीन आवरण तो बिल्कुल नहीं होता, काट दो बेटा, नहीं होता प्रोटीन आवरण। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना आरएनए होता है, बिल्कुल सही बात है।
उनमें प्रोटीन आवरण तो होता ही नहीं है, प्रोटीन आवरण होता ही नहीं है। आंसर बी आ गया। सही बात, सबका ही आया ना, बहुत बढ़िया। चलो अगला 2019 का क्वेश्चन है, कर लो फटाफट। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा है? कौन सा कथन निम्नलिखित में से गलत है? गलत पूछा है। वायरस में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, सही बात है। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, बिल्कुल परजीवी होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, सही बात है। विषाणु में संक्रामक प्रोटीन का आवरण होता है, विषाणु में संक्रामक प्रोटीन का आवरण नहीं होता, अंदर का डीएनए और आरएनए होता है। तो ये वाली जो चीज है यही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन को गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना। और प्रियोन में मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, सही बात है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत दिक्कत होती है, कई बार बच्चे कहते हैं इसमें सही ढूंढू गलत ढूंढू, तो देख लेना वो सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, देख लेना, ठीक है, अंडरलाइन करना उसको। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती, जल्दी बता दो। 2015 का क्वेश्चन है। बाकी लिटरली आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि सारे के सारे पीवाईक्यू निपटा देना, सारे पीवाईक्यू निपटा देना। अभी थ्योरी पढ़ने की कोशिश नहीं है, पीवाईक्यू निपटा दो अभी बस। क्या निपटाना है? पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू निपटा दो जितने मिलते हैं, जहां से मिलते हैं, जैसे मिलते हैं। एक नया दोस्त बनाओ, उससे उसके पीवाई उससे क्वेश्चन ले लो ऑब्जेक्टिव। आज के टाइम पे मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर मेरी बात मानोगे तो मानोगे। अभी इस चैप्टर के बाद बताता हूं, मेरी बात मानना मगर, ठीक है। आंसर क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये हो गया, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो और सुन लेना मेरी बात। चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, कर दूं? आज तारीख कितनी है? 2 है क्या? 3 तारीख हो गई, 3, ठीक है। डेली के 70 क्वेश्चन कर लो, हो जाएंगे इतने, 50 तो हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू के अलावा, डेली के 50 क्वेश्चन। लगभग अपने पास कितने दिन है? 30 डेज तो मान लो, कितने तो होंगे? तो कितने होंगे क्वेश्चन? तुम्हारी मैथ वीक है मगर कोई बात नहीं, 1500 क्वेश्चन हुए। इससे बाहर तो पेपर जाएगा ही नहीं। डेली के 50 क्वेश्चन का आइडिया लगा लो। अब ये नहीं हर्षित सर ने 50 बोला है तो 50 ही है, जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है वो स्पीड को बढ़ा दो। मगर एक बात आपको एक चीज याद रखनी है, आप जब कभी भी क्वेश्चन कर लगाओगे तब हमेशा आप लोगों के सामने घड़ी होनी चाहिए, आपकी वॉच होनी चाहिए। बिना वॉच के कोई नहीं करेगा। तुम लोग ऐसे लगाते हो क्वेश्चन कि आज बैठते हो कि कल शाम तक लगा लेंगे। बेटा नीट का एग्जाम घर में थोड़ी आएगा पेपर देने, ले बेटा थोड़ा सा नहीं हुआ, जा मुन्ना जा घर पे ले जा, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को एक काम करना है, क्या काम करना है बता दिया मैंने, कि आप लोगों को घड़ी के साथ, वॉच के साथ काम करना है। एक बहुत सारे बच्चे एक और बड़ी गलती करते हैं, वो भी मैं आज ये डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि इतनी बात हुई है तो, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ मजा तो आता है ना, थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है। वो ये है कि अर्षद सर एक छोटी सी बात और बता दो यार, ये भी बड़ा टेंशन देती है। मैंने कहा भाई क्या बात, कोई बताते भाई क्या टेंशन दे रही है बात। यार सर दिक्कत बस ज्यादा कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि आज फिजिक्स ही पढ़ूं क्या पूरे दिन? नहीं दोस्त, गलत कर रहे हो आप। आज फिजिक्स पढ़ोगे, कल केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर बॉटनी पढ़ोगे, फिर जोलॉजी पढ़ोगे, तो अगली बार फिजिक्स 4 दिन बाद पढ़ोगे क्या? टाइम टेबल मैनेज करो। मतलब पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मगर मैं लिटरली, ये तुम्हारा एग्जाम नहीं है, मेरा भी एग्जाम है ना। यकीन 1.0, यकीन 2.0, जो भी यकीन का या जो भी बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरे को नहीं पता कि ये वाले सेशन का उसको कितना फायदा होगा क्या नहीं होगा। मगर मैं लिटरली आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप लोग केवल और केवल मेरी बात समझ लेना। अभी आज चाहे मेरे 2 चैप्टर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्लास और एक्स्ट्रा लग जाएगी। मगर आज आपको जो मैं बात बोल रहा हूं वो बात आपको याद रखनी है कि लास्ट के 1 महीने का आपका रूल है। मुझे नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, उनमें मेरी बात अगर मान लो 50% भी मान रहे हैं, बाकी तो मैं मानता हूं कि मेरी बात 90%, 90% से ऊपर बच्चे मान रहे होंगे। मेरी बात मानोगे ना? तो बस अगर मेरी बात मानोगे, अगर मेरी बात मानोगे, मतलब ये वाले एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूँ, ए मानोगे नहीं मानोगे बताओ? बी तो मैं ऑप्शन लिखता ही नहीं हूँ। तो मुझे पता है जिसको सिलेक्शन करना है, जिसको सच में अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, जिसने सच में यहाँ पे बैठा हुआ है, नहीं तो वो और भी बहुत सारे काम कर सकता था। बेटा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, वो नाच गाना देख सकता था वहां पे जाके। अभी आईपीएल आ रहा है, वो भी देख सकता था। अगर आप समझो ना जो मैं बोलने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये बैच रिकॉर्डेड होता, नेट पे सब कुछ होता,
आज अगर देखा जाए तो लगभग 5:06 हो रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही टाइम हो रहा है ना, 5:06 अभी इस टाइम लगभग यही टाइम हो रहा है शाम का। 3 तारीख आज की डेट है, 3 अप्रैल 2025। तो जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ ना, वो बात जरा ध्यान से समझना, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने की। क्या समझना है मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि सपना सबने देखा है, मैंने तो देखा है तुम्हारे साथ। 94 को आती है, 3% कोई बात नहीं, ये भी आ जाएंगे, कभी तो आएंगे, इस साल नहीं तो अगली साल यहाँ आना पड़ेगा इनको, इस साल नहीं तो अगली साल आएंगे, चलो कोई बात नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात समझना। पता है, जब आप मेहनत करते हो ना, तो ऊपर वाला बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन देता है उसमें भी। मेरी बात सुनना तो जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बात ही अगर आपने सुनी ना, तो मतलब शायद आपको कभी कभी लाइफ में किसी भी चीज के लिए दिक्कत आएगी नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला डिस्ट्रैक्शन देगा। किसी का बॉयफ्रेंड बना दिया, किसी की गर्लफ्रेंड बना दी, किसी को घूमने का शौक लगा दिया, किसी को दोस्तों के साथ तफरी का शौक लगा दिया, किसी को पबजी का शौक लगा दिया, किसी को रील का शौक लगा दिया। कोई ऐसा जो मोबाइल पे बैठा हुआ है हमेशा रील ही देख रहा है। ध्यान से सुन, ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया, ये अगर 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो 25 लाख के 25 लाख तो उस जगह पे पहुंचेंगे नहीं। वो कह रहा है कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो बच्चे स्टार्टिंग में यहीं पे रुक जाएंगे। कह रहा भाई साहब ये क्या हो गया, क्या पता नहीं भाई साहब, ना हो पा रहा भाई, ना हो पा रहा, क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना पहले ही। आपको ये देखना ही नहीं है 30 लाख बच्चे बैठे, 25 लाख बच्चे बैठे, इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 50% बच्चे तो इधर उधर सेट होंगे। वो यूं कहेंगे मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, बस हो जाने तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें 1 महीना कुछ नहीं करना। याद रखना, जो तुम्हारे लिए इस 1 महीने इंतजार नहीं कर सकता ना, तो वो फिर तुम्हारा है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा नीट का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर करना। और उसके लिए केवल और केवल तुम्हें बस अपना एक टारगेट बनाना है, हर्षित सर मुझे नीट क्लियर करनी है, मतलब मुझे नीट क्लियर करनी है, इसके अलावा मेरे पास और कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, अगर यही पूछ रहे हो फिर बाबू ने खाना खाया, तो बेटा उसने खाना खाया नहीं खाया, मगर बेटा नीट के एग्जाम के बाद तेरा क्या होगा कालिया देख ले। तो बस याद रखना बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है? चलें आगे। ठीक है बेटा, आ जाओ। अपना एक हो गया चैप्टर, अब अपन एक और चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है पादप जगत। आप विश्वास करोगे ये बड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मगर अगर आपको 2.0 के नोट्स मिल जाते हैं तो आप उसको कैरी कर सकते हो। आप खुद देख लेना, मैंने इसमें थ्योरी नहीं लिखवाई, कुछ चीज मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, सारा तो लेके नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सारा लेके आऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। वैसे ही आज बहुत ज्यादा पेजेस तो हो जाते हैं, तो मेरे को लग रहा पेजेस ज्यादा बन जाएंगे, बट लिटरली नॉट अ थ्योरी, नॉट अ थ्योरी, कोई थ्योरी है ही नहीं मेरे पास इसकी। और मैं कोशिश करूंगा कुछ कुछ चीजें तो आज आपको ऐसे ही पढ़ा दूं डायग्राम से ही, तो आपको भी मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो वही वनस्पति जगत के बारे में थोड़ी बहुत बात लिख रखी है, यहाँ पे वर्गीकरण के बारे में बात लिख रखी है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ आ जाओ, जाति वृत्तीय संख्यात्मक वर्ग की वर्गीवृद्ध क्रोमोसोम के बारे में यहाँ से भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। मेरे ख्याल से आपने वर्गीकरण के बारे में तो यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा, मैं इतना मानता हूँ। देखो ठीक है, अगली चीज है सवाल, जो समझाने वाली चीज है बस वही समझाऊंगा, पूरा का पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला इसकी। ठीक है, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों के तीनों आते हैं क्रिप्टोगेम्स में, जिनके जो युग्मक होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, हाइड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। तीन होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आज सबसे पहला मैं पढ़ा रहा हूँ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर होते हैं शैवाल। क्या होते हैं? शैवाल। 3 प्रकार के शैवाल आपकी एनसीईआरटी दिखती है, आपको भी 3 प्रकार के शैवाल ही याद करने, 4 प्रकार की जरूरत नहीं। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में एक टीम है जिसका नाम है राजस्थान रॉयल्स। कोई बच्चा चंडीगढ़ गया होगा तो उसने पढ़ा होगा चंडीगढ़, कोई बच्चा पंजाब गया होगा तो उसने पढ़ा होगा पंजाब। आर से रोडोफाइसी, कलर होता है रेड। टी से क्लोरोफाइसी, कलर होता है ग्रीन। और पी से फियोफाइसी, कलर होता है ब्राउन। तीन आपको याद करने हैं। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की टीम है, चंडीगढ़ और पंजाब। क्या सारे बच्चे याद कर सकते हैं? वाह सर, क्या तरीका है, बहुत बढ़िया, याद कर लेना। और बाय 3 गेट 1 फ्री, 3 के साथ एक मुफ्त पाओ, वो है XYG। आपको पता होगा जेड को जेड नहीं बोलते, जी बोलते हैं। आपको पता होगा हम जी टीवी बोलते हैं, ना कि जेड टीवी बोलते हैं। तो XYZ की जगह मैंने XYG लिख दिया। एक्स का मतलब होता है जेंथोफाइसी, और इसका कलर होता है येलो ग्रीन। एक्स्ट्रा है, आपके नीट में 3 है बस। अब
इनकी डिटेल में आपको नहीं करवा रहा क्योंकि डिटेल आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, देखो, मगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल याद करना है तो यूएस कॉलेज वेरी क्लीन, यूएस के कॉलेज बहुत ज्यादा क्लीन है। यूएस का मतलब हो गया युल्वा हो गया, जिसे हम सी लेट्यूस में बोलते हैं, जो कि सलाद के लिए जरूरी होता है। एस का मतलब स्पायरोगारा हो गया, सी का मतलब क्लोरेला हो गया, जिसको हम अंतरिक्ष शैवाल बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में खाने की तरह यूज में ली जाती है। एक कोशिकीय प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसे हम बोलते हैं एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। बी का मतलब होता है वॉल्वॉक्स, जो कि कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। सी का मतलब है कारा, कारा मच्छर के लार्वा को नष्ट करने का कार्य करता है। याद करने का तरीका है यूएस कॉलेज इज वेरी क्लीन। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। पीओफाइसी के एग्जाम्पल दो सेल्फी या डू सेल्फी। डी का मतलब है डिक्टियोटा, एस का मतलब है सारगासम, जिसे हम गल्फ फीड कहते हैं, जो मवेशियों के चारे के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है। एल का मतलब लेमिनेरिया, जो कि आयोडीन युक्त होता है। पी का मतलब, एफ का मतलब फ्यूकस, जो कि आयोडीन युक्त होता है। सही है, आ जाओ आगे। अगला है रोडोफाइसी। याद करने का तरीका है 2P2G। 2P का मतलब है पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा। पोरफायरा खाने योग्य होता है, ये एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। 2G का मतलब जेरेडियम और ग्लाइसिलेरिया, जो कि एगार एगार बनाता है, प्रयोगशाला के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आइसक्रीम, जेली आदि चीज को बनाने में काम में आता है। पूरा का पूरा जो है ये आपका यही है शैवाल। इस शैवाल का ये वाले जो डायग्राम है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रखना। इस डायग्राम से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल है, जैसे किसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स का। ये जो एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है ये एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स का। तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल है बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मतलब आपको याद ही करने हैं। आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए तो आपको सबका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पोरफायरा है, आपको पता होना चाहिए फ्यूकस है, आपको पता होना चाहिए डिक्टियोटा है, आपको पता होना चाहिए ये लेमिनेरिया है, आपको पता होना चाहिए यूलोथ्रिक्स है, आपको पता होना चाहिए पॉलीसिफोनिया है। नीचे कोई हाथ रखे नहीं रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऊपर का पता होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने अगर इसको नीचे कर दिया और मैं बोलता हूं कि इसमें से यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको दिक्कत की बात नहीं है, हर्षित सर ये रहा यूलोथ्रिक्स। मैं पूछता हूँ वॉल्वॉक्स कौन सा है जो कि कॉलोनी के अंदर मिलता है, तो आप बोलोगे हर्षित सर ये रहा वॉल्वॉक्स। तो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। ये वो सारी वही चीज है, लगभग सारी चीज आप यहां से देख सकते हो, सब कुछ बता रखा है। जैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे इसमें बड़ा बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कैसे याद करे। बेटा क्लोरोफाइसी में ए और बी याद कर लिया तूने, ठीक है। रोडोफाइसी की स्पेल में डी आ रहा है, तो देख इसमें एक डी आ रहा है, और बेटा बच गया सी। हो गया तेरे को याद, कोई लोड ही नहीं है कहीं भी, कैसी भी दिक्कत नहीं, मगर याद तो दोस्त तुझे करना पड़ेगा। ये 70% स्पीशीज प्रजाति है जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। क्लोरोफाइसी का मैंने एग्जांपल आपको याद करवा दिया, रोडोफाइसी का करवा दिया, फियोफाइसी का करवा दिया, ये सब एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइट। याद रखना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में थैलोफाइटा जल के अंदर मिलते हैं, पूरी तरह से पानी में जलीय होते हैं ये। मगर ब्रायोफाइटा ने यूं कहा भाई साहब मैं पूरी तरह से जल पे रहूंगा क्या, नहीं मैं तो जल पे निर्भर नहीं रहूंगा, मैं तो जल से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, तो ये थोड़ा सा दूर आ जाते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो थोड़े से दूर आ गए, ध्यान से सुनना, ब्रायोफाइटा जो थोड़े से दूर आ गए, ये अभी जल पे तो नहीं है तो स्थल पे, मगर बेटा अभी भी लैंगिक जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि उभयचर बोलते हैं, पादप जगत का। ये भी जनरली अगर देखा जाए तो सारे के सारे एगोडिती होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको ये डायग्राम डूग्राम से फ्री पढ़ने का मन है तो बेटा तुम फ्री हो, ये भी डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ जाएगा। मगर अगर इसका डायग्राम याद करने का मन नहीं है तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा डायग्राम है जो मैंने कंपाइल कर रखा है, मैंने पूरे लेक्चर में पढ़ाया था इसको अलग अलग डायग्राम से, बट मैंने उन सब में से एक डायग्राम आपके सामने रख दिया है। ये सारा बनाता मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी स्लाइड हो जाती है, लगभग 7-8 लेक्चर, 9 लेक्चर, 8 लेक्चर में आई थिंक ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ था, 7 लेक्चर में आई थिंक। देख लो जरा क्या है। मैं ब्रायोफाइट की बात करता हूं तो एक एग्जांपल है मॉस, मॉस का एग्जांपल है फ्यूनेरिया। कैसे करना है, मेन जो पादप होता है वो एगोनित होता है, मैं दो शाखा बना दी, एक ये एक ये, एक नर शाखा बना दी, एक मादा शाखा बना दी, क्योंकि यहाँ पे पुष्प तो होता ही नहीं है, पुष्प की तो बात करना भी पाप है। अब ये जो पूरी पर दिख रहा है ये स्त्रीधानी है, स्त्रीधानी का मतलब फीमेल के, मादा के युग्मक बनेंगे। ये पुंधानी है यानी कि मेल के युग्मक बनेंगे। मेल के युग्मक आप चलनशील होते हैं, चलायमान होते हैं, आपने पढ़ा होगा आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, रूगेमस, ठीक है। वही चीज है। नर युग्मक है जो कि जल के अंदर पाए जाएंगे, मैंने बोला था ये जल के अंदर मिलते हैं क्योंकि जल के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाके मूवमेंट करने का कार्य करते हैं। क्या करने का कार्य करते हैं, मूवमेंट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सही बात है। आगे चलो। अब फीमेल के अंदर अगर स्त्रीधानी है तो स्त्रीधानी इस तरीके की होगी, एनसीईआरटी में सब कुछ लिख रखा है, फ्लास्क के समान संरचना है, फलाना डिकाना, एक अंड कोशिका है, सब कुछ लिख रखा है, फ्लास्क के समान संरचना है लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की थ्योरी है, पढ़ लेना बेटा, एनसीईआरटी में डायग्राम है ही नहीं, ठीक है। ये अंदर की तरफ एक अंड कोशिका है,
जल के द्वारा ये स्विम करता हुआ, नर युग्मक जल के द्वारा स्विम करता हुआ मादा के अंदर आ जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक आ जाएगा। आ गया, फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद युग्मनज का निर्माण कर देगा। ये रहा, पूरा का पूरा पढ़ लेना, कुछ और होगा ही नहीं, मगर जल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, तभी हम इसे उभयचर बोलते हैं। आगे, ये है एक ब्रायोफाइटा की बात, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज और याद रखना, जहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे की तरफ वाला युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद का मतलब अगुणित, ऊपर बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद का मतलब द्विगुणित। तो खाना कौन बना रहा है, ध्यान से सुनना जरा। ऊपर तो केवल बीजाणु बन रहे हैं, खाना बनाने का काम नीचे हो रहा है, जड़ भी नीचे है। तो बेटा आप खड़े हुए हो तो आप पैर पे तो खड़े हो, तो आपका जो शरीर है ऊपर वाला, ये आपके पैर के ऊपर निर्भर है। ऐसे ही जो ऊपर बीजाणुद्भिद है, ये युग्मकोद्भिद के ऊपर निर्भर है, क्योंकि यही जल का अवशोषण कर रहा है, यही प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, सारा काम करने का कार्य इसका ही होता है। ठीक है, आ जाओ आगे। यही चीज आपको यहाँ पे बता रखी है, युग्मकोद्भिद के बारे में बता रखा है, लिवरवर्ट्स और फर्न, इसके दो एग्जांपल मैंने मोसेस का भी पूरा का पूरा पढ़ा दिया। यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, कोई और एग्जांपल मिल जाए तो मुझे बता देना, आशीष सर इसने जो बोला हमें तो नहीं आया समझ में। डायग्राम देखना अपना, अपना डायग्राम देखो तो सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी। अगला है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा अगर देखा जाए तो बेटा ये रहा टेरिडोफाइटा। दो प्रकार के टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक है समयुग्मजी, एक है विषमयुग्मजी। और भी बहुत सारी बात दे रखी है, पत्ती के बारे में, जड़ के बारे में, तने के बारे में, मगर शायद इतना तो डिटेल से अपन नहीं कर पाएंगे, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, यहाँ पे बेटा एक पादप काय है, कहीं से भी मान लो यहां से मान लो, युग्मकोद्भिद है कोई भी, युग्मकोद्भिद में ऊपर नर युग्मक का निर्माण हो रहा है, नीचे मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। नर और मादा युग्मक ये आपस में संलेत हो जाते हैं, युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण से फिर से एक ऐसी संरचना बन जाएगी जो पादप का कैसा है, बीजाणुद्भिद है। तो नीट के एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आए कि पादप का कैसा होता है टेरिडोफाइटा का, तो आपका आंसर है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद का मतलब द्विगुणित, इतना तो पढ़ के आए होंगे। युग्मकोद्भिद का मतलब अगुणित और बीजाणुद्भिद का मतलब द्विगुणित, तो बन गया द्विगुणित। ये द्विगुणित से ये जो नीचे स्पोरेंजिया है, इसमें स्पोर है, ये भी बीजाणुद्भिद है। इसके बाद मात्र कोशिका जो है ये भी द्विगुणित है, इसके अंदर अड़सूत्री विभाजन हो जाएगा तो 4 अगुणित कोशिका बन जाएगी। ये 4 अगुणित कोशिका ठंडे और छाया वाले आवरण में वापस से अंकुरण करके एक युग्मकोद्भिद बना लेगी, फिर से संलयन होगा, फिर से काम होगा। ये तो किसमें, ये समयुग्मजी, जब दोनों युग्मक समान है, मगर एक यहाँ पे है विषम युग्मजी, जो है ये रहा समयुग्मजी, वो रहा विषम युग्मजी। ठीक है, विषम युग्मजी में क्या, ये तो वही डायग्राम है पुराना वाला। विषम युग्मजी में देखो नीचे की तरफ बन रहे हैं गुरु। बेटा गुरु बीजाणु का मतलब हमेशा याद रखना मादा, लघु बीजाणु का मतलब हमेशा याद रखना नर। तो गुरु बीजाणु के द्वारा बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी, वही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मनज बन जाएगा, यहाँ पे निषेचन हो जाएगा, सब कुछ सेम है। बट फर्क क्या चीज का है, फर्क एक चीज का है कि यहाँ पे विषम युग्मजी है। विषम का मतलब ऊपर अलग है, नीचे अलग है, जबकि ये एक डायग्राम जो बनाया था ये समयुग्मजी का है। तो वो डायग्राम समयुग्मजी, ये विषम युग्मजी। एक छोटा सा काम करके देखना आज, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं अच्छे से आपको ये वाली चीज का हेल्प कर सकूं। ठीक है, कि पादप जगत अपने आप में बड़ा चैप्टर है, तो बस आप एक छोटा सा काम करना आज मेरे कहने से। अच्छा सर क्या करना है, आज एक छोटा सा काम करना है आपको, और वो छोटा सा काम ये है कि आज इस डायग्राम के साथ एनसीईआरटी पढ़ लेना बस। चोरी मत पढ़ना। मैंने कम से कम इस चैप्टर के अंदर 20 से 30 या 40 डायग्राम बनाए होंगे, ये तो मैं आपको सेलेक्टिव डायग्राम लेके आया हूँ बस, जिससे आप लगभग पूरा का पूरा काम कर सको। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो शायद सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगर मैं कहता हूँ बेटा थ्योरी तो पढ़ो ही मत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक दृष्टि से टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं, उसके बारे में, पानी पर निर्भरता होती है, ठंडे और छायांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नीट में यहाँ से और यहाँ से आ सकता है। टेरिडोफाइटा में युग्मनज में जायगोट और एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो यही सीड हैबिट यानी कि बीज प्रवृत्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, ये लाइन लिख देगा, पूछ लेगा ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपका आंसर है टेरिडोफाइटा। सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर, कोई इधर उधर नहीं। अनावृद्धि बीजी के बारे में आपको पता ही है, सिकुआ के बारे में बढ़िया एग्जांपल आ सकता है जिसे हम रेडवुड ट्री बोलते हैं। आवृत बीजी का तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है हम लोगों के पास, अगर आपको पता हो तो। आवृत बीजी का तो चैप्टर क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है वो आवृत बीजी का ही है, जिसमें लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं, तो वो तो पूरा का पूरा चैप्टर वहीं आ जाएगा। मगर ये बेसिक चीजें जो आपको काम में याद में रखने वाली है, बीज का निर्माण होता है मगर फल का निर्माण नहीं होता, अंडाशय पर अंडभित्ति नहीं पाई जाती, इस तरीके की छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है। अब बेटा अब बात यह है कि आपने ये चैप्टर कितना अच्छे से पढ़ा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन करके देखते हैं, पोल लगा देता हूं, इसमें एक छोटी सी बात आपको फ्री कर देता हूं।
क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा वो फ्री है, आज एनसीईआरटी में से अपने नोट्स में से देख के आंसर बता दो। मगर टाइम टाइम है पोल वाला, जितना आपको पोल टाइम देगा उतना ही मैं टाइम दूंगा। कर दो जरा, करके बता दो मुझे इसका भी। करके बताओ फटाफट अगर हो गया हो तो। ये वाला एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? ये अभी अभी एनसीईआरटी में आया था, मतलब अभी एनसीईआरटी जब पढ़ी थी। क्या क्लोरोफाइसी है? बिल्कुल सही है। ठीक है। स्टार्च का खाद्य संग्रहण करता है? नहीं। यह उभयलिंगी पादप है? बिल्कुल। अंडधानी और पुंधानी दोनों होंगे, उभयलिंगी होता है, सही बात है। मेरे ख्याल से तो आंसर एसीडी आना चाहिए। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है देख लेते। क्या बात है, केवल 25% का सही है, मगर बेटा कोई बात नहीं, आंसर लिख देता हूं मैं। आंसर है ये। चलो चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, चैट बॉक्स में आंसर दे दो भाई। चैट बॉक्स में दे दो, इसमें टाइम लगता है। हाइड्रोकोलाइड यानी कि कैरागीन किससे प्राप्त होता है? कभी तो पढ़ा होगा चैप्टर, आज नहीं पढ़ा तो कभी तो पढ़ा होगा चैप्टर। चैट बॉक्स में बता दो भाई। जिन बच्चों को नहीं पता, ये कभी भी नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, वो एनसीईआरटी में से नोट्स में से देख के बता सकते हैं। तुम्हें पता तो होना चाहिए टॉपिक कहाँ है, कोई इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। यही नहीं पता टॉपिक कहाँ है तो दिक्कत अलग है। बिल्कुल बेटा, ये लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास है, बता देता हूं। अभी 5:24 हुए हैं, लाइव क्लास है। ये क्या हो, ये लाइव क्लास है क्या? अबे कैसे, तो वहीं आ जाऊं क्या? अरे मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, क्या कर लियो बेटा? हाइड्रोक्लोराइड या कैरागीन किससे प्राप्त होते हैं? आपको पता होना चाहिए, रोडोफाइसी से प्राप्त होते हैं। रोडोफाइसी के दो एग्जाम्पल आपको पता होंगे, कौन कौन से याद है ना? जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से शैवाल में संचय में मैनिटॉल होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने टेबल के अंदर अभी भी बताया कि मैनिटॉल किस में होता है। ठीक है, मतलब बता दो अगर आता है तो आंसर, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो बेटा बताऊंगा ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई लोगों को अभी भी ये करना पड़ता है। ये लाइव क्लास है क्या सच में? मैं कैसे समझाऊं बता, कैसे समझाऊं बेटा? ये लाइव ही है बेटा, है ना, LIV लाइव है ये। अरे लाइव है क्या? बेटा लाइव है। बी होगा या ए होगा आंसर? मेरे हिसाब से आंसर एक्टोकार्पस होना चाहिए इसका, मैनिटोल का ए ही होना चाहिए ना आंसर, ये बी होना चाहिए आंसर। बताओ, ग्रेसिलेरिया होना चाहिए या ए होना चाहिए इसका आंसर? मेरे हिसाब से ए होना चाहिए आंसर। तो मेरा आंसर देख के ए कर रहे हो, ए होना चाहिए। चलो, निम्नलिखित में से शैवाल जो कैरागिन बनाता है, ये तो आ ही गया था अभी, लाल शैवाल होता है। फाइकोराइथिन, बेटा फाइकोराइथिन कौन सा कलर देता है? ये देता है रेड कलर, और जो चीज रेड कलर देगी वो कौन सा होगा शैवाल? लाल शैवाल होगा। आओ आगे बताओ। बेटा पोल दे ही नहीं रहा हूं, जो पोल आएगा अभी, पोल नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। ले, पोल दूं? ले बेटा पोल ले, तू बेटा ले पोल ले तू, तो दोनों की माननी पड़ती है।
एक जिसको पोल चाहिए उसकी भी माननी पड़ेगी, एक जिसको पोल नहीं चाहिए उसकी भी माननी पड़ेगी। हो गया क्या? एमाइलोप्लेक्टिन और ग्लाइकोजन होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए। 55% का सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे। लो एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, करके देखो, करो जल्दी से, बताओ इसलिए हो रहा है क्या। बेटा एनसीईआरटी पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, आप किसी भी बैच से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सर ने आपको पढ़ाया था वो पढ़ना, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना इन चैप्टर्स की, ठीक है। बहुत बढ़िया, 63% बच्चों का सही है। बेटा मॉस के जीवन में प्रोटोनिमा अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, बिल्कुल आपको पता होगा, दो प्रवस्था होती है, प्रोटोनिमा और लीफी, ठीक है। तो पहली प्रवस्था प्रोटोनिमा होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटोनिमा सीधा कैप्सूल से ही बनती है, बीजाणु को विकसित करती है। बेटा दोनों के दोनों सही हैं, मगर अगर देखा जाए तो नीचे वाले का ऊपर से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। क्या कर रहा है, क्या व्याख्या कर रहा है, क्या है कर रहा है वैसे व्याख्या तो। आंसर क्या बी आ रहा है क्या तुम्हारा? आंसर बी है ना? बी है ना? हाँ बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोल नहीं आया बेटा, जिसके पास पोल नहीं आया बेटा मैं आ जाऊंगा घर पे तुम्हारे। बताओ गैमा कप किसमें पाए जाते हैं? सुना है गैमा कप? नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ, लो देखो ये रहा गैमा कप, देख लो बेटा। जिसने नहीं देखा गैमा कप उसको दिखा देता हूँ, कहा गया डायग्राम तो ऊपर होगा, ये रहा। बताओ दिख रहा है गैमा कप? ये रहा गैमा कप या गैमा कप, इसमें दिख रहा है, नीचे एग्जाम्पल पढ़ लो, ठीक है। आंसर आ गया होगा, अब तो बता दो, अब तो गलत मत करना। लिवर वॉट्स में मिलते हैं। बेटा पीट बनने के लिए क्या काम आता है आपको पता होना चाहिए, स्फैग्नम के बारे में। जो स्फैग्नम होता है उसको जब ड्राई किया जाता है तो इसको ईंधन के रूप में या फिर चारे के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। स्फैग्नम का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पीट मॉस, या इसे हम बॉग मॉस भी बोलते हैं, बॉग, नेट पे सर्च करें ना, बॉग मॉस भी बोलते हैं। स्फैग्नम इसका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नीट में आ सकता है, 2014 में भी आ सकता है और अभी भी आ सकता है। लो बेटा सत्य असत्य बता दो जरा, पढ़ के देखो बेटा, पढ़ के देखो, पढ़ो बेटा, पढ़ना पड़ेगा। पैम्परिंग की कोशिश मत करो कि हर्षित सर आज एक दिन में आधा ही चैप्टर पढ़ाओ, एक ही टॉपिक पढ़ाओ, रिवीजन है बेटा। कई लोग ऐसे होंगे जिनका 5 बार रिवीजन हो गया, ऐसे हैं जो पहली बार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं दोनों ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो पहली बार भी कर रहे हैं वो भी बहुत शिद्दत से करो, इन सब छोड़ना मत। ये वैसे एक ऐसा क्वेश्चन है जो पता नहीं आपका अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मगर फिर भी अगर थ्योरी पढ़ोगे तो हो जाएगा। अनावृत बीजी पादप में, अनावृत बीजी पादप में परागकण सूक्ष्म बीजाणु बिल्कुल सही है, मगर ये बिल्कुल गलत है। पढ़ोगे तो हो जाएगा, आंसर शायद डी आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। ये मैं ही कर देता हूं। आवृत बीजी के बीजे में कौन सा विषय गलत है? विषम बीजाणु होते हैं, नहीं। नर व विषम बीजाणु होते हैं, बिल्कुल सही है ना। नर व मादा युग्मक, गलत, गलत ढूंढना है ना, ठीक है। नर व मादा युग्मक उद्भिद नहीं, स्वतंत्र नहीं रहते, गलत हो गया ये। अधिकता वरद बीजी मोनोक्टिकल सही है, उनके बीच धक्के नहीं होते, या बी आंसर आएगा। लो भैया, ये तो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा जिसका युग्मक उद्भिद स्वतंत्र नहीं होता। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? टेरिस होगा, टेरिस,
सी। ये तुम्हारा है भाई, करके दिखा दो मेरे को अगर ये वाला क्वेश्चन हो रहा है तो। करो, करके देखो ये तुमसे हो रहा है कि ये वाला। सामने लगा दिया मैंने स्क्रीन पे, हो रहा है तो डन कर दो। ऊपर जो लिखा है उसे पढ़ना, कि कौन सा गलत है वो पूछा है उसमें, जो गलत है वो पूछा है, सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। चैप्टर थ्योरेटिकल है, जितनी बार मेरे साथ पढ़ लोगे उतना ही बढ़िया है। चैप्टर थ्योरेटिकल है। सी आंसर होना चाहिए क्या? गैमा कब मार्केंशिया में होता है? गलत बता रहे हो। सी, सी कैसे हो सकता है इसका? लो देखो, मार्केंशिया, गैमा कब, सही तो है। सी कैसे बता रहे हो? बेटा सही नहीं पूछा, गलत पूछा है। गलत 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 ढूंढना है बेटा, सही नहीं ढूंढना। गलत ढूंढो ना, क्या ढूंढते हो तुम? पॉलीसिफोनिया एक का शाबिक होता है क्या? नहीं, गलत ढूंढना है बेटा, सही नहीं ढूंढना। क्या ढूंढते हो? समझ में नहीं आता, क्या ढूंढते हो? जो पूछा है वो नहीं ढूंढ रहे, सही ढूंढ रहे हो इसमें से। मैं बोल रहा हूं अंडरलाइन लगाओ बेटा। अंडरलाइन क्यों नहीं लगाते तुम? अब सुनो भाई, चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं एक बार, सुनो। सुनोगे? ध्यान से खोपड़ी लगा के सुनोगे मेरी बात? पक्का सुनोगे ना? सुनो अब जरा, और ध्यान से सुनना। हम लोगों के पास जितना भी पॉइंट था वो तो अभी हमने डिस्कस किया। 2 चैप्टर और हैं, जिसमें एक चैप्टर है पुष्पी पादपों की आकारिकी, एक है पुष्पी पादपों का शारीर। पुष्पी पादपों की आकारिकी में बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। मगर मैं पहले आपको आज पढ़ाऊंगा शारीर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा चैप्टर जो आप बोलते हो रट्टाफिकेशन है, वो रट्टाफिकेशन रही नहीं। आप उसको ऐसे ही कंप्लीट कर लो। जरा देखते हैं पहले आज हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। देखो, साधारण रूप से देखा जाए तो ये वाली चीज एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है कि पादप में ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। बेटा थम कर दो अगर समझ में आ रही है तो मेरी बात। एक होता है विभज्योतक, एक होता है स्थायी ऊतक। एक ऐसे ऊतक जो हमेशा विभाजन करेंगे उसे बोलेंगे विभज्योतक। एक ऊतक जो विभाजन नहीं करते वो होते हैं स्थायी ऊतक। अगर उसमें मृदु ऊतक होता है जो कभी कभी विभाजन कर सकता है। विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। शीर्षस्थ वो होता है जो या तो पादप के यहां शीर्ष पे होगा या यहां शीर्ष पे होगा। अंतर्वेशी होता है जो 2 नोड के बीच में होता है। और पार्श्व होता है जो पादप को मोटाई में वृद्धि करवाता है। ये चैप्टर अगर आपने आज तक नहीं याद किया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुन लेना, अभी तो पढ़ा होगा बस। मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ उत्तक, तीनों एग्जाम्पल आपने लिख लिए, बहुत बढ़िया। साथ साथ यहाँ पे जटिल स्थायी भी होते हैं। जटिल स्थायी जिसमें एक प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती, जिसपे 2 एग्जाम्पल है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का स्थानांतरण करेगा और फ्लोएम जो होगा वो खनिज वो भोजन का स्थानांतरण करेगा। जाइलम के 4 भाग होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेनिकाइमा, जाइलम फाइबर। जबकि फ्लोएम के होते हैं चालिनलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पेरेनिकाइमा, फ्लोएम फाइबर। ये तो पूरी बात है, ये पूरा भेजूंगा तुम्हारे पास आराम से, लोड नहीं लेना है। इस पूरे चैप्टर के अंदर द्वितीयक वृद्धि नाम की चीज तो मेरे ख्याल से नई वाली एनसीईआरटी में होगी नहीं, एक बार चेक कर लेना। बाकी पुरानी नई एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम डायग्राम जरूर बना रखे हो, तो डायग्राम देखना जरा, और डायग्राम से ही चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्तियों का डायग्राम है। एक बीजपत्री ऐसी है जो कि घास की होती है, द्विबीजपत्री वैसी है जैसे पीपल की पत्ती की होती है। एक बीजपत्री में ऊपर और नीचे क्यूटिकल दोनों स्तर पे पाया जाता है, क्योंकि वो ऐसे खड़ी रहती है, घास ऐसे खड़ी रहती है। जबकि द्विबीजपत्री में ऊपर क्यूटिकल ज्यादा, नीचे क्यूटिकल कम होता है। मैं अंतर भी बता रहा हूं। एक बीजपत्री में ऊपर और नीचे रंध्रों की संख्या समान होती है, जबकि द्विबीजपत्री में ऊपर जो रंध्र होते हैं वो अनुपस्थित या कम होते हैं, नीचे रंध्र ज्यादा होते हैं। एक बीजपत्री में ऊपरी अधिचर्म के तरफ कोई फूली हुई कोशिका भी पाई जाती है, जिसे हम ब्यूलीफॉर्म कोशिका कहते हैं। बुलीफॉर्म है ये, बुलीफॉर्म कोशिका, ये वाली नहीं, सॉरी, ये वाली, ये वाली।
ये कोशिका क्या काम करती है, अगर इसके अंदर पानी होगा तो ये फूल जाएगी, कोशिक पत्ती फैल जाएगी, पानी बाहर निकाल दोगे तो सिकुड़ जाएगी, कर बोलते हैं बुलीफॉर्म कोशिका। आ जाओ आगे। एक द्विबीजपत्री पत्ती में ऊपरी और निचले अधिचर्म के बीच में पर्णमध्युतक यानी कि मीजोफिल की कोशिका पाई जाती है, जो कि मृदु ऊतक से बनती है। मृदु ऊतक यानी कि जीवित कोशिका से। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बाहर की तरफ एक आच्छद पाया जाता है, जिसे हम पूलाच्छद की कोशिका कहते हैं, और उसके ऊपर और नीचे की तरफ मृदु ऊतक और स्थूल कोणोत्तक से बने कुछ आधारी कोशिका पाई जाती है। हर पर्णमध्युतक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। बताओ क्या सारी बात क्लियर है क्या? अगर ये सारी बात क्लियर है, मैं तो ये हटा रहा हूँ, कि आपको फिर बाद में नोट भी करना होगा तो दिक्कत नहीं है। डन है। आगे द्विबीजपत्री में क्या हो गया, इसके अंदर तो देखो ऊपर रंध्र थे, इसमें ऊपर रंध्र नहीं है। ऊपर क्यूटिकल पतली थी, ऊपर मोटी हो गई। इसमें पर्णमध्युतक की जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, ऊपर वाली पेलिसेड, नीचे वाली स्पॉन्जी। स्पॉन्जी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, बीच में एयर बनने की कैविटी प्रेजेंट होती है, जहां पे वायु भरी रहती है। ऊपर की तरफ प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे हम पेलिसेड यानी कि खंभीय मेसोफिल बोलते हैं, पर्णमध्युतक बोलते हैं। नीचे की तरफ क्यूटिकल पतला होता है, ऊपर की तरफ क्यूटिकल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पीपल की पत्ती ऐसे लगी होती है, पानी ऊपर आएगा तो यहीं से ही बह जाएगा, जबकि घास ऐसे लगी होती है। सूरज का प्रकाश यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। द्विबीजपत्री में सूरज का प्रकाश केवल ऊपर आ रहा है, बस यही फर्क होता है। ठीक है भाई, बात आ जाओ आगे। ये बेटा द्विबीजपत्री जड़ का डायग्राम है। अगर आपको कभी भी जड़ का डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरीके से एक जड़ का डायग्राम बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, और डायग्राम में ही मैंने सारी थ्योरी लिख दी है, अलग से थ्योरी कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ आपको मूल रोम दिखेगा, मूल रोम के नीचे की तरफ आपको ऊपरी अधिचर्म की कोशिका दिखेगी, जिसकी कुछ संरचना है। ऊपरी अधिचर्म की कोशिका के नीचे की तरफ कुछ कोशिकाओं का स्तर और आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कॉर्टेक्स यानी कि वलकुट की कोशिकाएं, जो कि मृदु ऊतक के द्वारा बनी रहती है। चलो डन है बात, आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए तो अंदर की तरफ हरे कलर से एक भाग दिखा रखा है, जिसे अंतःचर्म कहते हैं। ये वलकुट की कोशिकाओं के सबसे नीचे वाला स्तर होता है, एकल परत द्वारा होता है, उसमें अंतर कोशिकीय अवकाश जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। मगर इसके अंदर कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टिका वो होती है जो जल के लिए अपारगम में होती है। सब कुछ पढ़ रखा होगा, मगर डायग्राम देख लेना तो थ्योरी क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं पता आपने डायग्राम कैसे बनाया, मगर मैंने एक क्लास में बनाया था। ठीक है, यहाँ पे जल के लिए अपारगम में होती है और ये सुबेरिन के द्वारा निर्मित होती है। स्टार लगा रखा है, आ सकता है नीट के अंदर क्वेश्चन। अंदर की तरफ जो एक कोशिका बता रखी है, देखो जिस कलर से ये उस कलर से लिख रखा है, परिरम की कोशिका होगी, जो कि मृदु ऊतक से निर्मित होगी और अंतःचर्म के नीचे होगी। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। जो ये बड़े वाले दिखा रखे हैं ये है मेटाजाइलम, जो ये छोटा वाला दिखा रखा है ये है प्रोटोजाइलम। यहाँ पे बीच के अंदर मज्जा पाई जाएगी, और सारी तरफ यहाँ पे कंजक्टिव ऊतक पाए जाएंगे, जो कि सम्मेन ऊतक के बीच में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको ये जो देखने को मिल रहा है ये फ्लोएम है, और ये जो देखने को मिल रहा है ये है जाइलम। ये आपका द्विबीजपत्री जड़। मगर एक बीजपत्री जड़ अगर देखोगे तो कुछ अलग है। जाइलम और फ्लोएम के बंडल यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इस चीज को पॉलीआर्क कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉलीआर्क। नीट के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जाइलम और फ्लोएम के बंडल, बेसिकली तो वैसे इसमें जाइलम भी देख सकते हो जिसमें 6 से अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। बाकी सब सेम है, मूल रोम, भारी त्वचा, वलकुट की कोशिका, अंतस त्वचा होती है। इसके बाद ये कंजक्टिव टिश्यू हो गए, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये मज्जा हो गई। सब कुछ एज इट इज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मज्जा बड़ी होती है और सुविकसित होती है। लास्ट चीज यहाँ पे बच गई, एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना। चैप्टर पढ़ लेना, अब इसके अलावा कुछ भी मिल जाए तो। डायग्राम में लगभग सब कुछ है। अच्छा, कुछ चीजें और होगी जो डायग्राम के अलावा मैंने लिखी थी, अगर मुझे लगता है कि अब वो भी करोगे तो बेटा सब कुछ, तो एक बार तो रीडिंग तुम्हारा भी काम है। क्यों मत कहना अर्चित सर आप ही, एक बार तो रीडिंग थ्योरी में करवा रहा हूँ। मुझे नहीं पता किसी ने भी आपको थ्योरी करवाई नहीं करवाई, मगर मैं थ्योरी केवल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया लग जाए। आइडिया तो आ गया होगा। ये एक और डायग्राम जो द्विबीजपत्री तने का है। ध्यान से देखोगे तो ऊपर ही ऊपर यहाँ पे तना रोम मिलते हैं, जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं। उसके ऊपर भारी त्वचा होती है, जिसपे क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। यहाँ से हाइपोडर्मिस से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन उठ सकता है। यहाँ से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हाइपोडर्मिस से आपका उठ सकता है कि द्विबीजपत्री तने में हाइपोडर्मिस किससे बनी होती है? तो बनी होती है स्थूल कोणोत्तक यानी कि कॉलिनकाइमा से, जो कि यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है इसको। फिर वलकुट की कोशिका पाई जाती है। अंदर की तरफ अंतःचर्म होती है, जो कि नाल के समान होती है, जो कि मृदुत की होती है। यहाँ पे स्टार्च का अच्छद पाया जाता है। उसके अंदर की तरफ आपको मृदु तक की और भी कुछ कोशिकाएं देखने को मिलेगी। उसके बाद वही आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ आपको जाइलम देखने को मिलेगा, जबकि बाहर की तरफ आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। ये रहा फ्लोएम लिखा हुआ है। यहाँ पे एक प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं, वो तो आपको पता होगा, डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं दोनों को।
बीच में एधा पाई जाती है जो कि द्वितीयक वृद्धि करती है। नीट के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है कि एधा क्या काम करती है, तो आपका आंसर है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि करने का काम ही एधा है। एधा मतलब द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि का मतलब तुमने देखा है, घास का तना ऐसा होता है पतला सा, अगर पीपल का तना मोटा होता है ना, तो उसमें एधा का काम है। द्वितीयक वृद्धि होगी कि जो कि चौड़ाई बढ़ जाएगी। पहले हम सब पतले पतले थे, हाँ, फिर हमने ये ठूसा वो ठूसा वो ठूसा, हम मोटे मोटे हो गए, तो ये हमारी द्वितीयक वृद्धि है। आओ आगे। अगला है एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना। इसके बारे में मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे कि एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना क्या होता है। द्विबीजपत्री तने से बस ये फर्क क्या है, एधा वेदा आपको नहीं मिलेगी, सब मेन तक फैले हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कुछ अंतर आपको देखने को मिलेंगे। डायग्राम सब कुछ बना रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे फ्लोएम मृदु तक नहीं पाई जाती है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा रखा है मैंने। टनरोम नहीं होते, अंत्यचर्म भी नहीं होती। जाइलम में फ्लोएम फैले हुए होते हैं, रिंग यानी कि गोले में नहीं पड़े होते, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बाद पूला छद्म पाया जाता है, वही प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम सब कुछ आपको देखने को, मगर हाइपोडर्मिस जड़ोत्तक की, हाइपोडर्मिस किसकी है, कॉलिन कायमा, स्थूल कोणोत्तक की। यहाँ पे किसकी है, जड़ोत्तक। यही चैप्टर है आपका, हो गया चैप्टर। अब चैप्टर हो गया, तो इसकी थ्योरी उड़ा दो। अच्छा बेटा, थ्योरी उड़ा दो, थ्योरी मतलब क्वेश्चन उड़ा दो। कहाँ गए, कहाँ गए इसके यार, ये रहे। तो ये वाला तो रहने दो, हट गया। ये करो, कुछ तो कर ही दोगे इसमें से। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तुम्हारे पास मिल जाएगा, तुमको ये थ्योरी का सारा सामान मिल जाएगा आज, लोड मत लेना, सारा सामान मिल जाएगा थ्योरी का आज, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा आपको ये। आपको कॉलम एक और कॉलम दो जो है, इन दोनों को अगर करो तो एक दोनों को बताना है कि कॉलम एक और कॉलम दो क्या है। पहला जो विभाजन कर सकती है वो विभज्योतक होती है, तो एक का तो सेकंड हो गया, एक हो गया सेकंड। और तभी एक प्रकार की होगी तो सरल उत्तक, बी का फोर्थ आंसर आ गया। एक छोटा सा काम अगर आप चाहो तो कर सकते हो। एक छोटा सा काम क्या करना है आपको, एक छोटा सा काम यह है कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस एक बार घर पे भी कर सकते हो वापस से, अगर यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है तो। लो ये करके बताओ मेरे को जरा। मध्य आदि दारुक और बही आदि दारुक शब्द का उपयोग पादप में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम की वजह से किया जाता है, सही है क्या कथन। गलत है, बिल्कुल सही बात है। बही आदि दारुक का सामान्य रूप मूलतंत्र का लक्षण है। उपयुक्त कथन में से सही विकल्प बी वाला, सेकंड वाला सही है, एनसीईआरटी। जरा ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार, क्या है ये, पादप कार्य की, ये तो नहीं, गडलिंग उपयोग है ही नहीं अपने, अपने है ही नहीं है इसलिए। अच्छा एक बात याद रखना, घास की पत्ती एक बीजपत्री होती है, और एक बीजपत्री में डंबल के आकार के होते हैं मोनोकॉट में, घास की पत्ती में। जबकि द्विबीजपत्री में जो ये होते हैं, ये बीन के आकार के होते हैं, ये डायकॉट में डंबल के आकार के होंगे। बल्कुशेट किसके बीच में पाया जाता है, बाह्य त्वचा और रंभ के बीच में, बस यही है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके। अच्छा एक और छोटी सी बात है, सुन लेना जरा, सुन लोगे तो मजा आ जाएगा, बाकी तो भैया तुम्हारी इच्छा। सुनो, छोटी बात यह है कि जिन बच्चों के पास नई फैमिलीज है, सुन लेना भाई मेरी बात, चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, जिन बच्चों के पास नई फैमिलीज है नोट्स में, उनका तो ठीक है। जिनके पास नई फैमिलीज नहीं है, वो ये नई फैमिलीज को रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये नई फैमिलीज है, वैसे तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के पास नोट्स होंगे नई फैमिलीज के, तो कोई लोड नहीं होगा, मगर फिर भी ठीक है। आ जाओ, अब एक छोटा सा काम आज आपको करना है, घर के लिए दे रहा हूं।
इसके लगभग 10 एक क्वेश्चन होंगे, 10-5 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के, वो आपको निपटाने और कमेंट बॉक्स में ये लिखना है अर्षित सर हमने सारे क्वेश्चन कर लिए जो भी इस शीट के अंदर है, ये काम करना है। तो आ जाओ पहले बेटा, ये वाला पेज जरूर पढ़ना, कैथरीन निसाऊ जरूर पढ़ना। ये वाला पेज हम गलती कर देते हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला था, हम गलती कर देते हैं, जो यूनिट के पहले वाला पेज होता है हम उसको नहीं पढ़ते, मगर बेटा उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप मना नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए बेटा पढ़ना जरूरी है और आपको भी पढ़ना है। ये क्या पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आकारिकी का मतलब देखो, शारीर का मतलब होता है एनाटमी, एनाटमी का मतलब आप अंदर से देखते हो, आकारिकी का मतलब होता है बाहरी तरीके से चीजों को देखोगे तो वो आखिर कैसे देखने को मिलेगी, वो होती है आकारिकी। ठीक है, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो जड़ के बारे में आप जानते हो, प्राथमिक मूल क्या होती है, जो कि रेडिकल से निकलती है, जो प्राथमिक मूल से निकलती है जो द्वितीयक मूल होती है, जो द्वितीयक मूल से निकलती है वो तृतीयक मूल होती है। नोट्स भाई सामने लेके बैठना, देखो नोट सामने लेके बैठना है इस वाले चैप्टर के आगे। ये आपको दो प्रकार के क्षेत्र बना रखे हैं, ऊपर वाला तना, नीचे वाला जड़। मूल में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, अगर आपने देखा हो तो। नीचे नीचे होता है विभज्योतिक क्षेत्र, उसके ऊपर होता है दीर्घीकरण, उसके ऊपर होता है परिपक्वन। तो जो रूट हेयर निकलती है ना, वो हमेशा परिपक्वन से निकलती है, ऐसे होता है ना भाई। बेटा पढ़ोगे तो देखो फायदा है तुम्हारा, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुमको भी पता है कि जो कर रहा है मेहनत वो तो बेटा पूरी कर रहा है, तुम नहीं कर रहे तो बेटा फिर वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे सारी कोशिका विभाजन करती है जिससे हम बोलते हैं विभज्योतिक क्षेत्र। इसके ऊपर की तरफ दीर्घीकरण क्षेत्र होता है जो लंबाई बढ़ाने का कार्य करती है, और इसके ऊपर की तरफ परिपक्वन क्षेत्र होता है जो कि एग्जैक्टली काम करेगा रूट हेयर डेवलप करने का, मूल रोम को डेवलप करने का। और आगे आगे मूल गोप पाया जाता है ये, जो कि मृदा से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। शायद तुम्हारे सर ने, मैडम जिससे भी आप पढ़ रहे हो, उन्होंने डायग्राम बनाया होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन ही कर लेगा इससे के, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, देखता हूं मैं तुम लोगों को कितना आता है इसके बारे में। लो इसके क्वेश्चन ही कर लेते हैं, करो। श्वसन मूल किसमें होती है, क्वेश्चन ही कर लो इसके, कर ही लो मेरे साथ साथ। श्वसन मूल अगर आपको याद हो तो ये मैंग्रोव प्लांट के अंदर होते हैं, राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर, याद आ रहा होगा ना, लवण वाले पादप में, लवण उद्भिद पादप होते हैं मैंग्रोव प्लांट, बिल्कुल यही आंसर होगा। ड्रॉप कर देता हूँ, देखता हूँ किसका आंसर सही है। 61% का सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। दिलकेश का, हिमांशु का, गोविंद का, अखिल का, अमीशा का, ज्योति का, शिवांगी का, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो चैट बॉक्स ही ओपन कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो बेटा कोई भी गलत नहीं करेगा। लो बताओ जरा, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है मूल रोम किस क्षेत्र से निकलेंगे, जल्दी बताओ। मूल रोम अभी भी पढ़ा के आया हूं, ये तो गलत मत करना इसको। याद आया डायग्राम, अभी भी नहीं आया होगा डायग्राम, या तो कैसे काम चलेगा बेटा। ये होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, ये रहा दीर्घीकरण, ये होता है मूल गोप, ये होता है विभज्योतक, और ये होता है परिपक्वन। अब तो सॉरी, ये होता है परिपक्वन। अब तो सही कर दो भाई, तुम कैसे करते हो भाई। हाँ डी आंसर होगा ना, मैं इतना चीटिंग थोड़ी करवाऊंगा बेटा। अच्छा, तने के आधार से जो निकलती है वो जकड़ा मूले होती है, ये तो याद ही कर लेना। अगला, निम्नलिखित में से कांटों के समान रूपांतरण, अगर किसी को ये वाला डायग्राम याद होगा तो वो इसका आंसर भी कर देगा, बताओ भाई, बताओ जल्दी। बताओ ये किसका किसका उदाहरण है, एबीसीडी में से क्या है ये। मटर है क्या नालायको, ये मटर है क्या, ए पागल मटर है, घूसा मारूंगा मटर है, ए बेवकूफ, ओपनशिया है ये मटर। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट से करके बता दो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन, अगर कभी पढ़ा था तो ये वाला टॉपिक तुम ही कर लो, अगर कभी पढ़ा है तो, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए।
ये तुम्हारा होमवर्क है, करना और बताना कि ये सही है क्या। 2023 का है तो इसका कोई आंसर भी मिल जाएगा, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, होमवर्क है। अच्छा, ये कौन सा है? ये है निम्नलिखित में से कौन सा देखा जा सकता है? बीजांडन्यास, गुड़हल पिटूनिया है तो छोड़ो, ये एग्जाम्पल याद करने वाला है, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देखो। लो भाई, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जरा। बोल दे दिया बेटा, बताओ इसका आंसर। ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो, चलो एक काम करता हूँ, ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैं तुम्हारे होमवर्क है, ये सारे के सारे होमवर्क है, कुछ तो मिलना चाहिए ना। ये वाला जो इससे पहले वाला था ये भी होमवर्क है, ठीक है। और कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, चलो एक ये बता दो, ये अभी क्लास में कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये तो पढ़ते ही आ जाएगा आंसर। इसका इसका आंसर आ गया, का सारा काम हो गया। आज बताना मुझे, क्या ये तीनों चारों चैप्टर आप अब कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्लास से पहले तो निपटा दो इन सबको। ये वाला चैप्टर तो थ्योरेटिकल था, मगर अगले 3 चैप्टर आने वाले हैं ना अगले लेक्चर में, वो याद रखना, ताबड़तोड़ वाले चैप्टर हैं। पादप में श्वसन, छुट्टी मत लेना उस दिन बिल्कुल भी। पादप में श्वसन, अगला कौन सा था बताओ? पादप में प्रकाश संश्लेषण, और पादप में वृद्धि और परिवर्धन। तीनों चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, लगभग सारा ही कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। तो पढ़ लोगे मेरे साथ साथ तो तुम्हारा फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो बेटा तुम्हारी इच्छा है। कोशिश करना जब मैं पढ़ाऊं तो उससे पहले पढ़ के आना। आज और कल, ये 2 दिन तुमको मिलते हैं बीच में, तो आज और कल वाले दिन एक छोटा सा काम कर देना कि आज और कल, हाँ इसका आंसर तो बी है, सही है, 67% का सही है, बी आंसर है इसका, भ्रूणपोष। आज और कल ये सारे चैप्टर रिवाइज कर दो, सारे के सारे कर दो, मतलब ये करना ही है। आज 2 चैप्टर उड़ा दो कोई से भी, मैं बताऊं कौन कौन से, जीव जगत का वर्गीकरण उड़ा दो, एक तो एक उड़ा दो एनाटॉमी वाला, शरीर वाला, जिसमें तना और जड़ और पत्ती की संरचना की बात थी, वो आज उड़ा दो। बचे हुए जो 2 है वो कल उड़ा देना, ठीक है। तो आज ये 2 तो उड़ जाएंगे, आज उड़ा दो और डन कर दो। देखो पता है कई बार ऐसा होता है कि मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना जरा, मतलब ये पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात जो बोल रहा हूँ अभी। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग क्यों बताएं हर्षित सर आपको, हमने कर लिया, मगर कोई देखना भी तो होना चाहिए आपको। मैं देख रहा हूं ना आपको, तो आप इसमें टेंशन ही मत लो। मैंने अगर आपसे पूछा कि आपने वो वाली चीज कर ली है, तो आप वहां पे कमेंट कर दो ना, हर्षित सर कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, इधर उधर भी तो आप फालतू की चीज टाइप करते हो। अगर सच में जीव जगत के वर्गीकरण की एनसीईआरटी क्लियर है, सच में पादप जगत जो डायग्राम मैंने आपको दिए, अब आप खुद भी समझ सकते हो, बट टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अगर एक बड़ा मैराथन हो भाई साहब सुबह से शाम तक का, तो हो सकता है अपन चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर ले, मगर आप अच्छे से समझते हो चीजों के बारे में, कि अब हमको टाइम थोड़ा सा कम लगाना है इधर उधर। अब ये नहीं करना चलो वो भी पढ़ लेते हैं, चलो वो भी पढ़ लेते हैं, नहीं। अब हमको एक चीज करनी है कि हर्षित सर ने आज 2 चैप्टर, तो हमें भाई साहब मजा आ गया, 4 चैप्टर सर ने करवाए थे, आज हमें 2 चैप्टर करने हैं। आज हमें 2 चैप्टर कौन कौन से करने हैं? आज हमको 2 चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण आज ही निपटाना है। चलो 3 छोड़ो, आज एक निपटा दो, कल 2 निपटा दो, परसों एक निपटा देना, क्लास से पहले हो गया तुम्हारा काम। एक तो हो सकता है, हो गया काम, क्या दिक्कत आ रही है? टेंशन ही नहीं है, मगर करना पड़ेगा दोस्त, आज लग जाओ ना, आज लग जाओ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आज ही लग जाओ और आज ही कर दो इसको। और मुझे मैसेज लिख देना, अर्षित सर हो गया, जो आपने बोला था हमने वो कर लिया है, क्या बढ़िया है, बस तो तुमने कर लिया, फिर हो गया वो, तो आज कर लो वो, ठीक है। और नेगेटिविटी से दूर रहो। कोई भी अगर आपसे कुछ भी कहता है ना, तो उस चीज से दूर रहो, नेगेटिविटी से। कोई बोलता है ना सिलेक्शन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ठिकाना नहीं होगा, कोई कहता है कि तेरी तैयारी क्या है, ऐसे बहुत सारे बच्चों से, ऐसे बहुत सारे लोगों से दूर रहो जो आपसे ये पूछता रहता है कि तूने क्या ये पढ़ लिया क्या? मैंने तो पढ़ लिया।
कि कई बार क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा गलत है, तो कई बार क्या होता है हम लोग नेगेटिव सोच जाते हैं, यार इसने तो 4 चैप्टर कर लिए, मेरा तो अभी एक ही हुआ है। तो पूछते कई लोगों की आदत होती है, दूसरे को फोन करके बोलते हैं कि तूने आज क्या पढ़ लिया, मैंने तो ये पढ़ लिया पूरा। नहीं दोस्त, वो वाला काम करना नहीं है, समझ रही हो? वो काम करना नहीं है हमें, बस वो काम करना है जो तैयारी करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि सिलेक्शन में क्या होगा, कैसा होगा पेपर, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कुछ भी। तुम्हारे हाथ में बस केवल और केवल एक चीज है, वो है तैयारी, वो है मेहनत, तो तुम कर रहे हो। भाई एक चीज समझो ना, अगर इस टाइम में आप मेरी क्लास ले रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसके अलावा भी तो आप और कोई काम कर सकते थे। आप क्रिकेट खेलने जा सकते थे, आप तफरी मारने जा सकते थे, मगर आपने सब कुछ छोड़ के पढ़ाई की ना, जीत गए। आप अपनी 50% लड़ाई तो जीत चुके हो, बच गया 50%, वो भी जीत लेंगे। मगर 2-3 काम याद रखना, आईपीएल वाईपीएल जो मैच वैच चल रहे हैं नहीं देखने हैं, किसी का भी मैच हो तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें नहीं देखना। कुछ भी चल रहा हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, तुम्हें लग रहा है मैच चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब बाद में देखेंगे। तो पता नहीं आईपीएल इसी टाइम क्यों आता है, बोर्ड के एग्जाम आईपीएल सब इसी टाइम ही आता है भाई साहब, जिस टाइम नीट का एग्जाम हो रहा होता है। मगर नहीं देना, तुमको नहीं देखना है, मैं टीवी से दूरी बना के रखनी है, ठीक है ना? तब नहीं देखना है आईपीएल। उनको तो मिल गया ना पैसा जितना मिलना था, तुम क्या कर रहे हो देख के, टाइम खराब कर रहे हो। जो खाली है वो देख रहा है, तुम तो खाली हो नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ पढ़ने को है। तो बस इतनी सी मेरी बात याद रखना, शायद पढ़ाई के साथ साथ ये चीज मोटिवेशन करने वाली आई थिंक आप लोगों के काम आई होगी। कमेंट्स करते रहना अच्छे अच्छे। यहाँ पे 2 4 5 क्वेश्चन और है, मैं चाहूंगा कि आप वो होमवर्क की तरह से यूज करो और उस चीज को कंप्लीट करो। और मिलते हैं फिर, मस्त रहो, पढ़ते रहो और मजे में रहो, टेंशन नहीं लेनी है। नीट का एग्जाम ही तो है ना, कर देंगे, कर देंगे। इतनी भीड़ है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर में क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक चीज से पड़ता है कि हम कितनी शिद्दत से पेपर देने जा रहे हैं, बस उसी चीज से फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तैयारी कितनी है, उसकी तैयारी ज्यादा है, क्या पता जो आपने पढ़ा वो एग्जाम में आ गया, बस क्या पता एग्जाम में वही आ गया जो आपने पढ़ा था, क्या पता जो उस बंदे ने पढ़ा है वो नहीं आया एग्जाम में। समझ रहे हो भाई बात? ये बिल्कुल मत सोचो, ये मत सोचो हर्षित सर होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये नहीं सोचना, बस तैयारी करनी है। लक नाम की भी तो एक चीज होती है, कई बार तुमने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं हेलमेट लगा के नहीं जाते, उनका चालान नहीं कटता। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक दिन हेलमेट नहीं लगा, उसका चालान कट जाता है। लक। कई बार तुमने ऐसा देखा होगा भाई साहब, पूरे की पूरी क्लास के अंदर तुम्हारी जो चेयर है एग्जाम की, वो बिल्कुल एग्जामिनर के पास ही आ जाती है, मुंह पे खड़ा रहता है तुम्हारे, हाँ कर पेपर कर। बहुत पंगे होते बेटा, बहुत पंगे होते, तो याद रखो। मतलब लक बहुत बड़ी चीज है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो एक लड़का था जिसका नाम हर्ष था, मेरा नाम हर्षित था। और मैं भाई साहब उसको बहुत अच्छा दोस्त तो इसलिए मानता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो उसकी मैथ स्ट्रांग है, तो हमारा एक पेपर मैथ का भी था, मैथ मतलब बायोस्टैट्स का। तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, ये तो इसकी बहुत जरूरत होगी। बेटा मैं पूरे साल उसकी सेवा करता रहा। मैं देखा ना, जैसे दूध देने वाली गाय होती है तो उसको अच्छा खाया खिलाया जाता है क्योंकि उससे दूध लेना है। मैं भाई साहब पूरी सेवा करता था उसकी। मैंने कहा हर्ष तेको क्या चाहिए, हर्ष तेको क्या चाहिए, फलाना ढिकाना ये वो सब मेरे से कहते थे, तू क्या इसका इतना को करता है, अब चुप रहो तुम। तो मुझे पता था सबकी मैथ बेकार है बायोलॉजी वालों की, इसकी मैथ अच्छी है, और मेरे एग्जाम में ये मेरे आगे बैठेगा। मैंने कहा कोई लोड ही नहीं है, टेंशन फ्री भाई साहब, मैं बढ़िया पेपर करके आऊंगा। अब भाई साहब मैं पढ़ा ही नहीं, मैं तो पूरी तरह से हर्ष की पूजा करने लग गया। मैंने कहा हर्ष ये जो मुझे पास करवाएगा, हर्षित को हर्ष पास करवाएगा, बहुत बढ़िया। अब बेटा एग्जाम हुआ तो वो आगे मैं पीछे। अब भाई साहब मैं तो पूरी तरह से इस चीज में वेट में था, मैंने कहा ये मेरे को करवाएगा, ये चीटिंग करवाएगा, चीटिंग करवाएगा, चीटिंग करवाएगा। मगर मैंने 2-3 बार से बोला, मैंने कहा ओ सुनना, कह रहा हाँ, अरे मैंने कह रहा अभी करने दे मेरे को। मैंने कहा भाई तू आराम से कर, कोई लोड नहीं है। इधर बगल वाला मेरे से कह रहा है हर्षित मुझे चीटिंग करा दे। मैं चल गरीब हट। वो बगल में एक लड़की और बैठी थी, वो कह रही हर्षित, मैंने कहा हाँ, मुझे बताएगा क्या? अबे मैंने चल हट, मैं नहीं बताता किसी को। बेटा मेरे को तो हर्ष से कॉपी मिल जाएगी, हो जाएगा मेरा काम। बेटा जैसे ही वो कॉपी आई अपने पास, और ने कॉपी खोली, बेटा उसकी हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा भाई ये क्या लिख दिया इसने हैंडराइटिंग में, तो क्या लिख रहा है ये, नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई। क्वेश्चन तो तब समझ में आता है जब क्वेश्चन का नंबर समझ में आ रहा है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुन
कह रहा हाँ। अभी मैंने कहा दूसरे नंबर का क्वेश्चन कहाँ है? ढूंढ लेना। अबे मैंने कहा ढूंढ लेकर मिल ही नहीं रहा। कह रहा ला मेरे को ला, मैं ढूंढता हूँ। बेटा मैंने उसको कॉपी दे दी, उसने ढूंढना चालू करा, बेटा उसको मिला ही नहीं। कह रहा हर्षित मुझे नहीं मिल रहा। अबे मैंने कहा ओ तेरी, क्या क्या हुआ? अबे मैंने कहा तुझे नहीं मिल रहा तो मुझे कैसे मिलेगा भाई, तू तो ढूंढ। कह रहा मुझे नहीं मिल रहा। जब उसे नहीं मिल रहा तो फिर तुम्हें कैसे मिले? मैंने बगल वाले से पूछा, अगल वाले से पूछा, लड़की ने यूं कह दिया ओ मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। दिस इज, याद रखना, मेहनत करो बस, से लग जाओ, आज से लग जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। टेंशन फ्री रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना, जबरदस्त रहना। याद रखना, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं एक शेर हर क्लास में बोलता हूँ, लगभग लगभग पहली या दूसरी क्लास में बोल देता हूँ, वो तो बहुत अच्छा है। और समझने की कोशिश करना कि जब अपनों ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहला दिया कि होनहार हो तुम, और इतनी शिद्दत से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। बस इतनी सी बात है। तो मस्त रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, कमेंट्स कर देना। सबको समझ में आ गया क्या? परसों तक ये सारा का सारा कंप्लीट कर दो, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, पढ़ते रहिएगा, कुछ नहीं सोचना, बस पढ़ना है, ठीक है? बाय बाय।